पेज 113 पे थे शायद। पेज 113 सर। क्या चल रहा था कल? एक नजर रिवाइज करते नजर आए सारे। कहां तक रेशियोज पढ़ी थी? कंप्लीट साइलेंस प्लीज। फील इन क्लास प्लीज। पहली 5 रेशियोज कुछ डिस्कस हो सकी थी, तो काइंडली जरा सब लोग रिवाइज करते नजर आए। मेन चीज इस वक्त ये है कि फार्मूला पता हो और शॉर्ट सी कम से कम इंटरप्रिटेशन जो हो रही है आपके सामने वो थोड़ी समझ आ जाए। ये व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट रेशियो? इफ द आंसर इज इन, सर जी बस करने यार, क्या हो गया? साथ वाले को रेशियो सुनाने शुरू कर दी। सर जी भाई को रोकिएगा जरा, भाई जज्बाती हो गए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट रेशियो? इतना लंबा आंसर? अगर ये आंसर 1 से अबव हो तो इसका मतलब करंट एसेट ज्यादा है। 1 से अबव हो, अगर एग्जैक्टली 1 हो, क्या बराबर है सर? क्या बराबर है? सेल परचेज बराबर है, ये तो नहीं ना। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है सेम। लेकिन अगर आंसर पॉइंट्स में चला जाए तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो गई। कोई एक रेशियो का फॉर्मूला देख के बोल दो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है मेरी? आप लोग बोल रहे हैं फॉर्मूला, आवाज नहीं आ रही आपकी। देन आज नंबर 5 पे 4 पे इन्वेंटरी टर्नओवर क्या बताता है? पढ़ के बताता क्या है? ये फॉर्मूला बताता क्या है? हाउ मेनी टाइम्स स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल का मतलब स्टॉक को कितनी दफा बेचा है, स्टॉक कितनी दफा सेल हुआ है। हायर द बेटर, बिकॉज ऑफ मोर सेल, नॉट बिकॉज ऑफ लो स्टॉक। ठीक है। देन फिर अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि कितने दिनों में स्टॉक बेचा है, तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला वही सेम फिगर्स के साथ रिवर्स होके नंबर ऑफ डेज भी बता देगा। डेज में आंसर कम होना बेहतर इन एसेंस कि जल्दी स्टॉक बिकेगा तब भी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। डन है सर? कोई आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स? एक नजर देख लें कोई क्वेश्चन जहन में जो हमने सेल की उसकी कॉस्ट। यकीन माने ये बात पता नहीं क्यों मैं समझा नहीं पाता जिंदगी में कभी। कॉस्ट ऑफ सेल की ट्रांसलेशन भाई कर रहा है, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल मींस, देखिए फर्ज करें आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, 100 रुपए की खरीदी है और बिकी नहीं है। ना बिकने की वजह से यही 100 रुपया क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हो जाएगा साल के अंदर, यही परचेज स्टॉक बन जाएगी। लेकिन अगर चीज 100 रुपए वाली चीज आपने बेच दी है तो अब ये 100 रुपया कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। और सपोज अगर आपने 150 रुपए का बेचा है तो 150 सेल प्राइस कहलाएगी, और सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 50 प्रॉफिट हो जाएगा। बेचने के बाद चीजें फिर परचेजेस में नहीं रहेंगी, कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो जाएंगी। जो चीजें खरीदी हैं उनकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल है। जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, अब आप परचेज अगर वर्ड लगाएंगे तो गलत तरफ निकल जाएंगे। मतलब परचेज तो ऑब्वियसली कर चुके होंगे हम, क्या बेचने से पहले खरीद ली होंगी? हो सकता ना खरीदी हो। तो जो खरीद ली है लेकिन पड़ी है वो तो स्टॉक है। लेकिन जो खरीद ली थी और बेच ली है तो उनकी कॉस्ट, बेचने वाली गुड्स की कॉस्ट, अब कॉस्ट ऑफ सेल।
सपोज आपने 1000 यूनिट खरीदे थे, 800 बिक गए हैं, 200 रहते हैं। 800 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल है, 200 यूनिट्स की कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक है। जी, एनी अदर कंफ्यूजन? चले फिर आगे। कौन सा फार्मूला हो गया था जी, कहां तक नंबरिंग? 6 पे आ जाए सर। और कंसंट्रेशन दोबारा फुल। रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है डेटर टर्नओवर, और उसके बाद फिर एक रेशियो नंबर 7 में लिखा हुआ है डेटर टर्नओवर पीरियड, और उसके साथ फिर एक कलेक्शन पीरियड भी लिखा हुआ। आ जाए पहले डेटर टर्नओवर। नहीं, 6 मैंने सिर्फ नाम बताया अभी। डेटर टर्नओवर का फार्मूला बोले कि बेटा जो डेटर्स या रिसीवेबल्स होते हैं, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके, इनका ताल्लुक कैश सेल से है या क्रेडिट सेल से? कैश सेल के कोई रिसीवेबल नहीं होते। कैश सेल का तो मतलब चीजें बेची, कैश मिल गया, स्टोरी एंड होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स का ताल्लुक क्रेडिट सेल से होगा। तो क्या लिखा नजर आ रहा है? क्रेडिट सेल, लेकिन साथ एक नेट लिखा नजर आ रहा है। नेट सिंपली मींस अगर सेल भी हो और सेल रिटर्न्स भी हो तो आप नेट क्रेडिट सेल कर लेंगे। सेल क्रेडिट वाली लेंगे या टोटल लेंगे? और अगर क्रेडिट सेल भी है और क्रेडिट सेल रिटर्न भी है तो नेट क्रेडिट सेल उठा लेंगे। कैश सेल से हमारा ताल्लुक क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेटर्स की बात करना चाह रहे हैं। हाँ, ये एक अलग इशू है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि बिजनेस की 100 मिलियन सेल है और इसका ब्रेकअप ना बताऊं, तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि 100% क्रेडिट सेल ही है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम सिर्फ क्रेडिट सेल उठाएंगे, और अगर सेल रिटर्न्स भी क्रेडिट सेल से मिल जाए तो वो माइनस करके पहले नेट क्रेडिट सेल बना लेंगे। डिवाइडेड बाय पे आ जाएगा। एवरेज डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्लोजिंग रिसीवेबल, लेकिन एवरेज का मतलब अगर ओपनिंग डेटर्स भी हैं, क्लोजिंग भी हैं, प्लस का साइन लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। और अगर ओपनिंग डेटर्स है ही नहीं, क्लोजिंग डेटर्स एज इट इज इस फॉर्मूले में एवरेज के तौर पे आते हैं। अच्छा, इन फॉर्मूलों को डेफिनेटली याद भी करना पड़ना है। ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम डिफरेंट फार्मूलाज को अगर वो लिंक हो सकते हैं तो साथ साथ करें। मसलन मैं कहना चाह रहा हूँ कि फार्मूला नंबर 2 पे जाए, सॉरी 4 पे जाएगा। फार्मूला नंबर 4 क्या था उसका नाम? अब डेफिनेटली उसकी जगह फार्मूला नंबर 6 में डेटर हो गया। तो जब इन्वेंट्री की बात होगी तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हो रहा था। मेरी तरफ जरा देखें, अगर डेटर्स की बात हो रही हो तो अब कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, सेल की बहस होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल की जगह सेल, और सेल भी कौन से वाली? क्रेडिट सेल। और बेस में फिर इन्वेंट्री की जगह एवरेज डेटर्स आ जाए। तो कुछ ना कुछ ट्राई हमने जरूर करनी है। कोई एक अगर फॉर्मूला जेन में हो तो उसी को रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन किया जा सकता है। डेटर्स का रिलेशनशिप सेल्स के साथ होगा, और वो भी कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल की जगह क्रेडिट सेल, और नेट इसलिए लिखा हुआ क्योंकि सेल रिटर्न्स हो, और डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। वही स्टोरी है जिसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऊपर चल रहा। आंसर यहाँ वंस अगेन टाइम्स में आएगा। ये टाइम्स का आंसर हमें बताएगा क्या? अब मैं जरा ये फॉर्मूला जरा एक्सप्लेन कर दूं कि इससे मीनिंग है क्या। वंस अगेन एक कंपैरिजन करूंगा, कंसंट्रेशन अपने प्लीज जरा रखनी है। लेट्स से कोई कंपनी ए है, उसकी क्रेडिट सेल है सपोज 12 लाख, और उसका रिसीवेबल है, एवरेज रिसीवेबल है सपोज 7 लाख। कैलकुलेटर पकड़िएगा। आंसर बता दें सर। 1.71। क्या चीज किसका कितने टाइम्स? नेट क्रेडिट सेल इज 1.71 टाइम ऑफ एवरेज डेटर्स। ऐसी है ना यार। कंपनी बी, सपोज बेटा सेल इसकी भी 12 लाख है, लेकिन इसका रिसीवेबल रह गया है, एवरेज रिसीवेबल रह गया है 70,000।
आंसर 17.1 टाइम्स 14। क्या चीज किसका कितने टाइम्स है? नेट क्रेडिट सेल डेटर्स का रिसीवेबल का 17 टाइम्स। अब हर रेशो इंटरप्रेट करने के लिए समटाइम्स डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक की इंटरप्रिटेशन सेम तरीके से हो जाए। अब इसको कैसे सोचें, गौर से फिगर्स देखें, फार्मूला साथ ज़हन में रखना है। दोनों कंपनीज की कितनी कितनी क्रेडिट सेल है? 12 लाख 12 लाख 12 लाख की चीजें बेची हैं दोनों कंपनीज ने। बेस में लिखा क्या हुआ है? डेटर्स एवरी डेटर्स, डेटर्स एवरी डेटर्स। रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? पैसे जो मिल गए हैं, जो मिलने हैं, मिलने हैं। अब कंपनी है, जरा देखो, 12 लाख की सेल की है कंपनी ने और 7 लाख अभी रिसीवेबल है। रिसीवेबल कितनी सेल हुई है? कितना रह गया है मिलना? सेल में से रिसीव होना होता है, तो कितना रिसीवेबल रह गया है? इट मींस अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए से 12 लाख में से रिसीव हो गया। कंपनी बी 12 लाख सेल है, 70,000 रिसीव्ड है। रिसीव्ड है या रिसीवेबल है यार? एक ही बात तो ना कह दीजिएगा यार। 12 लाख की सेल है, 70,000 रिसीवेबल रह गया है। कैलकुलेटर पकड़े, अप्रोक्सीमेटली 11,30,000 रिसीव हो गया। कंपनी ए बेटर है या बी? क्या क्रेडिट सेल अगर की है तो पैसे लेने भी हैं? जल्दी आने चाहिए या लेट आने चाहिए? कितनी जल्दी? बहुत जल्दी। कितना? बहुत, जितना हो सके। बात आपने सही की है बेटा। असल में तो शायद आइडियली कैश सेल होनी चाहिए, लेकिन कैश सेल का ड्रॉबैक ये है कि अगर आप अपनी पॉलिसी फॉर एग्जांपल बना लें कि मैंने बेचने कैश पे, तो वो लोग जो इमीडिएटली कैश नहीं दे सकते, फिर वो आपसे चीजें नहीं खरीदेंगे, वो फिर किसी ऐसे के पास चले जाएंगे जो क्रेडिट पे बेच रहा है। इस तरह फिर आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कम हो जाएगा और देयरफॉर आपका प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा। इसलिए चीजें क्रेडिट पे तो बेचनी पड़ती हैं। इंश्योर फिर ये करना है कि क्रेडिट पे बेचने के बाद पैसे जल्दी आए और मैक्सिमम उन दिनों में तो जरूर आने जितने दिन एग्रीड होते हैं। जब भी आप किसी से क्रेडिट सेल का कोई एग्रीमेंट करेंगे तो उसके साथ फिर ये भी लिखवाते हैं आप कि वो पैसे सेल के कितने दिन बाद आपको देगा। किसी के साथ अगर फॉर एग्जांपल 30 डेज एग्री हुए, तो फिर ये हमारे कलेक्शन डिपार्टमेंट का, कंपनी के कलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि वो विद इन 30 डेज पैसे जरूर ले ले। और अगर 30 डेज में पैसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमें अपने कलेक्शन प्रोसीजर्स को इफेक्टिव करना पड़ेगा, उन्हें सही करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसे अपने नहीं आएंगे और खर्चे होना शुरू हो जाए, बिजली का बिल आ जाए, एम्प्लॉयज की सैलरी देने का टाइम आ जाए, तो फिर आपको अपने पैसों के लिए, अपने खर्चों के लिए, पैसों के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? खुदा ना खास्ता बैंकों के पास जाना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, और उस पर वो भी होगा जो होना नहीं चाहिए। तो इसलिए इंश्योर ये करना होता है कि पैसे क्रेडिट सेल के बाद जल्दी से जल्दी आ जाएं, ताकि आप अपने पैसों से ही अपने एक्सपेंसेस कर सकें। तो हायर द बेटर, लोअर द बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। हायर से क्या पता चल रहा होगा? कि पैसे जल्दी कलेक्ट किए जा रहे हैं कंपैरेटिवली। तो हायर द बेटर तो ठीक है, लेकिन हायर द बेटर से मीनिंग क्या नजर आ रहा होगा हमें? हायर, बल्कि हायर होगा कब, जरा ये देखें, हायर होगा कब? जब रिसीवेबल कम हो गया, ज्यादा होगा। तो अगर रिसीवेबल कम है, इसका मतलब पैसे हमने जल्दी कलेक्ट कर लिए हैं। इसकी जरा इंटरप्रिटेशन पे एक मिनट आएगा। रेशियो नंबर 6, normally higher the turnover ratio the better it is because it signifies speedy and effective collection, ब्रैकेट में लिखें, from customers। क्या लोगों से जल्दी पैसे लेने चाहिए? क्या लोगों को अपने पैसे टाइम पे देने चाहिए? आज की हमारी क्लास में एक कंफ्लिक्ट आना है बिटवीन एन अकाउंटेंट एंड अ मुसलमान। तो मेरी बात गौर से सुननी है।
क्या लोगों को हमेशा पैसे टाइम पे देने चाहिए? लोगों को, यार लोगों की बात हो रही। क्या लोगों को पैसे टाइम पे देने चाहिए? क्या लोगों को कोई जरूरत है कि उन्हें याद करवाया जाए? क्या अगर किसी को पैसे देने हो तो भूल जाते हैं? और क्या अगर किसी को से पैसे लेने हो तो याद रहते हैं? मैं थोड़ी सी बात अभी आराम से और खोलता हूं, पहले अब यहां तक जरा लिखना। बस बस अपना अपना सोचना सर। लोगों की बात और है, हमारी बात और है। छोटी सी एग्जांपल लिख लें, नेक्स्ट पेज पे जाके जरा बात को और खोलता हूं। क्या लोगों को पढ़ना चाहिए? क्या लोगों को टाइम वेस्ट तो नहीं करना? अब लिखते रहे, मैं वैसी बातें कुछ देर में रखता हूँ। क्या लोगों को अपना टाइम फजूल में मोबाइल पे वेस्ट तो नहीं करना चाहिए? क्या लोगों को रात को टाइम पे सोना चाहिए ताकि वो टाइम पे सुबह उठ के रब के हजूर खड़े भी हो सकें और बाद में फ्रेश होके नहा धो के क्लास तक पहुंच सकें? लोगों 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 की बात हो रही है। आप पर्सनल ले रहे हैं, हालांकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं। क्या लोगों को ये याद रहना चाहिए कि उन्होंने किसके पैसे देने हैं? क्या लोगों को पैसे लेने की टेंशन ज्यादा होनी चाहिए या अपने जिम्मे पैसे देने की टेंशन ज्यादा होनी चाहिए? ये नोट कर लिया सबने? साथ वाले की तरफ देख रहे हैं आप, वो आपकी तरफ देख रहा है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनमें से कोई भी क्लास में नहीं है, और ना ही वो ऑनलाइन इस वक्त। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर दिया आपने? 16 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नंबर 7, सॉरी 6 फिगर्स लिखनी है प्लीज। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, एक सवाल कर बैठा हूँ, माजरत है जी। सर पेज नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा जी? पेज नंबर 214, 114 सॉरी। रेशियो नंबर 7, जिसमें बेटा कल हमने बात की थी कि इन्वेंटरी टर्नओवर के फॉर्मूले को अगर रिवर्स कर लें, मेरी तरफ देख के बताएंगे फिर क्या पता चल जाता है? कितने दिनों में चीजें बेच रहे हैं। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें हमारे कस्टमर कितने दिनों में पैसे देते हैं, सेंटेंस रिपीट करें, क्या बोला मैंने? तो सेम फार्मूला है, पिछला पेज दोबारा देख लें एक नजर। सेम फार्मूला जरा उलट करके बोलें, मल्टीप्लाई बाय 365 करके। ये फार्मूला क्या बताएगा? जरा एक सेकंड इंटरप्रिटेशन पे, नंबर 7 की इंटरप्रिटेशन में पहली लाइन अंडरलाइन करें। नंबर ऑफ डेज कंपनी टेक्स बिटवीन डेट ऑफ सेल एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। कंपनी कितने दिन लगा रही है चीजें बेचने से लेके पैसे लेने तक? हमारी कंपनी की बात हो रही है। किस दिन से लेके किस दिन तक के दिन आ जाएंगे हमारे पास? हायर द बेटर, लोअर द बेटर। सेम फिगर्स जरा उलट करवाएं। पिछला डाटा देखें जरा। 7 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल टू, आंसर बताना है यार प्लीज, कैलकुलेटर अलाउड है यार, सॉरी यार। 21 पॉइंट्स में जाए, 2 डिजिट्स पे रुके यार, फाइनल रखें इस बात को। 212.92, डर रहे हैं? 212.92। कंपनी बी का डाटा उलट अगर किया जाए, 70,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 365, 21.29, तकरीबन 30, सिर्फ 15-20 मिनट का फर्क पड़ रहा है आगे पीछे। 0.29, 24। पहले बात सुन ले जरा। ये वर्किंग हमारी कहती है कि कंपनी ए अगर आज चीजें सेल कर रही है तो उसका कैश
212-13 तकरीबन दिनों में आ रहा है। 7 महीने, हर महीने में कितने दिन तकरीबन? तो 30 ज़रब 7, 210। 7 महीनों से भी ज्यादा दिनों में पैसे आ रहे हैं। कंपनी बी के 21 दिन क्या बता रहे हैं? आज अगर बेच रहे हैं तो 21 तकरीबन दिनों में पैसे आ रहे हैं। हायर द बेटर, लोअर द बेटर। अच्छा, कंक्लूजन हमारी सेम ही होगी। पिछला पेज देखा जरा। हायर द बेटर में आप जब कह रहे थे तो आपकी कंक्लूजन यही है कि कंपनी बी बेहतर है। कंपनी बी बेहतर है, ये बेहतर है, जल्दी कलेक्शन हो रही है। और नेक्स्ट में भी जब आप 2 और 21 डेज को कंपेयर करेंगे तो अभी भी कंपनी बी ही बेहतर। तो मतलब बेहतर वही है, लेकिन अब बेहतर वो कैसे? हायर द बेटर, लोअर द बेटर। हायर द बेटर, लोअर द बेटर। लेकिन अगर मुझे 1 मिनट और दें, मैं बात पूरी कर लूं, देन आप आराम से लिखना, क्योंकि आप लिख रहे होंगे मैं बोलता रहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। पहले भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन चलो आज से कोशिश करता हूँ। देन सर, ये आइडियली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हायर द सॉरी लोअर द डेज द बेटर इट इज। जब पैसे जल्दी आने चाहिए, प्लीज पैसे यकीनन जल्दी आने चाहिए। आइडियल तो फिर ये कि कैश सेल की जाए। असल में सही वर्ड शायद ये हैं, जल्दी लेट नहीं, सही वर्ड्स ये हैं कि पैसे टाइम पे आने चाहिए। मसलन अगर किसी के साथ 30 दिन एग्रीड है तो 30वें दिन से पहले अगर उसके पास जाएंगे तो ये भी ज्यादती है, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जब आपने एग्रीमेंट किया हुआ 30 दिन, तो पहले जाना भी ज्यादती है। हाँ, बाद में उसका आके देना भी ज्यादती है। तो किस दिन पैसे मिल जाने चाहिए? तो पैसे किस दिन ले लें? जो ड्यू डेट है उस पर मिल जाने चाहिए। अगर 40 दिन किसी से एग्रीड है, 45 दिन अगर किसी से एग्रीड है, तो असल में हायर लोअर द डेज बेटर इट इज, तो ठीक है। लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा क्रेडिट पॉलिसी के साथ, क्रेडिट पीरियड जो अलाउ डिस्कस हुआ होगा, क्रेडिट पीरियड जो हमने एक दूसरे के साथ निगोशिएट किया होगा, उसके साथ एक फाइनल डिसीजन होगा। और अगर ये हमारे डेज उस क्रेडिट पीरियड के मुताबिक आ रहे हैं तो देन तो इसका मतलब हम कलेक्शन सही कर रहे हैं। लेकिन अगर क्रेडिट पीरियड के मुताबिक वो डेज नहीं है तो देन फिर इसका मतलब प्रॉब्लम है, जिसे हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है। कह मैं ये रहा हूँ कि एक सेकंड जरा इंटरप्रेशन पढ़ेगा। रेशियो नंबर 7 की जरा पूरी इंटरप्रेशन में साथ पढ़ना। पहले तो ये बता दें, ये क्लियर होता है कि ये डेज बता क्या रहे हैं, कब से कब तक के दिन है ये? सेल से रसीद तक, कैश आने तक के दिन। अगला सेंटेंस पढ़ दो। यूजुअली टाइम पीरियड शुड नॉट एक्सीड 3 months। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिसका पिछले पेज पे जाए जरा। एक हमने मार्केट नॉर्म पढ़ा था करंट रेशियो में, 2:1। ये क्या है 2:1? मार्केट में उस कंपनी को अच्छा कंसिडर होता है, किया जाता है जिसकी करंट रेशियो 2 times हो करंट लायबिलिटीज के मुकाबले। अच्छा सॉरी, शायद एक कल रेशियो नंबर 3 में नहीं मार्केट नॉर्म पढ़ सके। रेशियो नंबर 3 में है, वहां भी एक 1:1 था, ये शायद कल डिस्कस नहीं हो सका। इसको भी जरा ढूंढना जरा। क्विक रेशियो के लिए यही नॉर्म 1:1 है। 1:1 का मतलब क्विक रेशियो करंट लायबिलिटीज के बराबर ही हो जाए तो सफिशिएंट है। उसी तरह मार्केट नॉर्म ये है कि 3 महीने से ज्यादा अगर आपने किसी को क्रेडिट पीरियड दिया, ये तो वैसे ही गलत है। ऐसी कंपनी बिल्कुल सही कंसिडर नहीं होगी कि जो 3-3 महीने का क्रेडिट पीरियड दी जा रही है। इसका मतलब या तो हमारी चीजें क्वालिटी की नहीं है, और अगर कोई लेता भी हो तो वो कहता पैसे मैं अपनी मर्जी से दूंगा जब मेरा दिल करेगा। हम इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों से पैसे टाइम पे ले सकें, तो 3 months तो बहुत ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं। लेस देन 3 होने चाहिए या मोर देन 3 होने चाहिए? और लेस देन 3 में भी ठीक ठाक कम होने चाहिए, मतलब 30 दिन, 25 दिन, 15 दिन नॉर्मल ये है। लेकिन अगर 3 महीने से एक्सीड हो गए तो ये तो वैसे ही नॉर्म से हट जाएगी बात। अगला सेंटेंस फाइनल करना। However, evaluation is made in terms of credit policy of the company का मतलब ये है, क्रेडिट पीरियड भी वर्ड लिखना था साथ। क्रेडिट पीरियड या पॉलिसी से क्या समझ आता है? दिन, कितने दिन एग्रीड हुए। तो एग्रीमेंट के मुताबिक जो हमने पीरियड डिसाइड किया था क्रेडिट का, उसके मुताबिक फाइनल डिसीजन लेंगे। मींस फॉर एग्जांपल, लेट मी फिनिश प्लीज, 1 मिनट और। हमारा भी आंसर आया 212 और 21, ऐसे ही था। बताएं कंपैरेटिवली कौन सी कंपनी बेहतर है? बी। लेकिन अब अगर आपको पता चले कि कंपनी बी ने 15 दिन एग्री किए हुए थे और पैसे किस दिनों में आ रहे हैं,
तो कंपैरेटिवली तो ठीक है, लेकिन अभी भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो फाइनल डिसीजन कंपैरेटिवली अगर करना होगा वो तो हम कर लेंगे लोड से, लेकिन अगर हमें क्रेडिट पीरियड का पता चल गया तो फिर फाइनल डिसीजन हम क्रेडिट पीरियड को जहन में रख के करेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल अगर इसने 21 में दिन पैसे लिए हैं और इसके 25 डेज अलाउड थे, तो फिर उसने जल्दी ले लिए। अच्छा किया। एक अर्ली डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो सेटलमेंट डिस्काउंट वर्ड सुना आपने? क्या होती है? लोगों को इनकरेज करने के लिए कि अगर आप पैसे टाइम से पहले दे देंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट बोल रहा हूँ। इस तरह सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव भी हो सकती है। रिसीव का क्या मतलब? हमने देने थे, जिसे हमने देने थे उसने डिस्काउंट ऑफर की हुई है, तो क्या डिस्काउंट अगर मिल रही हो तो पैसे जल्दी दे देने चाहिए? पैसे जल्दी दे देने चाहिए सर। आपकी यही मासूमियत इंशाल्लाह आज मैं खत्म करने आया हूँ। पहले जरा रेशियो नंबर 7 के साथ ये लिख लें जो आपने लिखा हो। आपके अंदर एक इंसान, और इंसान भी एक ऐसा जो मुसलमान भी है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। बस कर दें सर जी, बस कर दो यार, बस कर दो। पता ही नहीं चलने देते आप यार। अच्छा नहीं बेटा लगता इस तरह यार, प्लीज। यकीनन करते हैं पढ़ाई की बातें ही हैं, लेकिन ये भी आपके लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज ही है जो मैंने बोली है। हमने तो कभी आपसे पढ़ाई की बात, असल में वो बातें जो आप मेरे से करना चाह रहे हैं पढ़ाई की, वो लगता है साथ वाले को सुना रहे हैं, इसलिए शायद मैं जेलस फील कर रहा हूँ। जी मेरी तरफ देख के कोई क्विक रेशो का फॉर्मूला बता सकता है? बहस हम करते रहेंगे, सारा दिन करते रहेंगे। असल इशू ये है फॉर्मूला याद हो, इंटरप्रिटेशन पता हो। डन है सर जी? एनी कंफ्यूजन? रेशो नंबर 5 पे जाएं, पिछले पेज पे। रेशो नंबर 5 की इंटरप्रिटेशन पढ़ के आपने बताना है रेशो नंबर 5 बताती क्या है। मेरे से जरा शॉर्ट वर्ड सुने जो आप जेहन में रखने हैं। चीजें खरीदने से लेके बेचने तक के दिन ये रेशो नंबर 5 बताती है। सही कह रहा हूं? कहां से कहां तक? परचेज टू सेल। रेशो नंबर 7 ये कब से कब तक के दिन बताती है? सेल से रसीद, सेल से रसीद, बेचने से लेके कस्टमर से कैश मिलने तक के दिन बताती है। अब जो बहस हुई है इन्वेंट्रीज की और डेटर्स की, ये बहस अब सॉरी जा रही है रेशो नंबर 8 और 9 में क्रेडिटर्स की तरफ। क्रेडिटर्स मीन स्टेट पेबल्स। तो फार्मूला नंबर कौन सा आ गया सामने? 8, और इंशाल्लाह इसके साथ उसी तरह फिर एक 9 भी बना हुआ है। 8 और 9 की बहस अब शुरू करें। ये काइंडली अगर किसी का मोबाइल अगर पास हो तो प्लीज ऑफ कर लें, मेरा तो नहीं चल रहा। अगर ये मतलब उसका सिग्नल कैच कर रहा होता तो, अगर किसी का मोबाइल नहीं, अगर किसी का है तो यार साथ वाले को खुद पता है मेरा है यार, क्या हो गया? वो हमारे जैसा नहीं है, इंशाल्लाह उसने बंद कर लेना। रेशो नंबर 8 का फार्मूला नाम बताएं। हाँ नाम क्रेडिट टर्नओवर है, नाम तो वही है यार। फार्मूला मेरे से सुने, नेट क्रेडिट परचेज। वंस अगेन क्रेडिटर्स की बात हो रही है तो परचेज की बहस तो होगी, लेकिन कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज से बहस होगी। और नेट का यहाँ मतलब आप बताएं। अगर परचेज भी है और रिटर्न्स भी हैं तो नेट क्रेडिट परचेज निकाल के डिवाइड बाय वही एवरेज क्रेडिटर्स हो रहा है। ये बताएगा कि मैं भी बताता हूँ। जरा एक सेकंड के लिए रेशो नंबर 9 भी पढ़ना जरा। उलट हो रही है किन वर्ड्स के साथ? एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज और मल्टीप्लाइड बाय। इसकी जरा 9 की इंटरप्रिटेशन की पहली लाइन बस पढ़ना जरा। इन हाउ मेनी डेज पेमेंट इज टू बी मेड। ये कब से कब तक के दिन बताएगा फॉर्मूला नंबर 9।
परचेज से पेमेंट, चीजें अगर आज खरीदी हैं तो पैसे कितने दिन बाद दिए हैं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू विल यूज द क्रेडिटर टर्न ओवर पीरियड। आ जाए कुछ फिगर्स का सहारा लेकर जरा बहस समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है और सपोज एक कंपनी सी भी है। पहले मुझे फिगर्स एज इट इज सॉल्व कर देनी आपने। रेशियो नंबर 8 के बेस पे पहले वर्किंग कर रहा हूं, बताएं मैंने पहले क्या उठाना है फिर क्या उठाना है, प्लीज देख के देख के देख के। सपोज 90,000 क्रेडिट परचेज थी और 10,000 एवरेज क्रेडिटर्स है। सेकंड सिचुएशन 90,000 सपोज क्रेडिट परचेज थी और 70,000 एवरेज क्रेडिटर्स है। और कंपनी सी 90,000 क्रेडिट परचेज है और 1,50,000 पेबल है। ये बेस में मैंने क्या लिखा है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब पेबल्स, पेबल्स का मतलब पैसे देने हैं। परेशान ना हो, इंशाल्लाह बात करते हैं। सिंपल आंसर्स बताइए। 9 टाइम्स, क्या चीज किसका 9 टाइम्स, प्लीज यार प्लीज यार प्लीज यार, नेट क्रेडिट परचेजेस आर 9 टाइम्स ऑफ एवरेज क्रेडिटर्स। इसी तरह ही हो गया 9/1, 9/1 है क्या, 9 है क्या 1 है। अगर 9 रुपया परचेज है तो 1 रुपया पेबल है। सेकंड 1.29 टाइम्स, थर्ड वन 0.6 टाइम्स। इसका मीनिंग समझने से पहले एक काम जरा कर दें, जरा मुझे रेशियो नंबर 9 भी कैलकुलेट करवा दें। क्या करूं रेशियो नंबर 9, 10,000 डिवाइडेड बाय, क्या कर रहा हूं फॉर्मूला बनाए, क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, क्रेडिटर्स एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय, बताएं जी आंसर, 40.365 से मल्टीप्लाई होकर डेज बने। ये कब से कब तक के दिन है, पढ़ के रेशियो नंबर 9 इंटरप्रिटेशन देख के देख के देख के, कब से कब तक के दिन है, परचेज से पेमेंट तक के दिन, कितने दिनों में पैसे दिए हैं। सेकंड कंपनी की वर्किंग करें, कितने दिनों में पैसे दिए हैं, 283.89। लास्ट कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं, 608.33 डेज। पहले आप जरा डेज की तरफ जाए, ये डेज बता क्या रहे हैं, परचेज से लेके पेमेंट तक के दिन। बताएं सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, ये कैसे हो सकता है कि एक नॉर्मल मुसलमान सेम ओपिनियन ना दे पा रहा हूं। क्या पैसे देना, क्या पैसे देना एथिक्स में शामिल नहीं है, दिल क्या कह रहा है, और जो दिल कह रहा है वो बता दें सर। मैंने क्लास में आते ही कहा था आज मासूमियत अभी है आपकी, अभी मैं बताता हूँ देखिएगा होना क्या है, लेकिन मैंने कहा था आज एक कन्फ्लिक्ट राइज होना, आपके अंदर एक अकाउंटेंट आना शुरू हो गया हुआ है। अच्छे भले आप थे, पीआरसी से वो आना शुरू हुआ है, कैप में आके वो और बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अभी इसने और बड़े होना है। इस अकाउंटेंट के सामने अरबों रुपया आना है किसी का, और इसने कहना है राउंड ऑफ कर ले यार। जवाद ने कहा था राउंड ऑफ कर लिएगा। अच्छा मैं इसे जरा क्लियर ही कर दूं यार,
राउंडिंग ऑफ में सिर्फ क्लास की हद तक और पेपर के हॉल की हद तक कहता हूँ, बाकी जिंदगी में रुपया रुपया तो छोड़े, पैसा पैसा भी राउंड नहीं करना। ये सारी राउंडिंग अब सिर्फ क्लास की बात हो रही है और एग्जामिनेशन हॉल की बात हो रही है और आजकल घर पढ़ते हुए की बात हो रही है। रियल लाइफ में कोई राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है। अल्लाह करे मेरी बात भी सही तरह समझ आ गई है। जी सर, कंपनी एबीसी कौन सी बेहतर है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ही हेल्प करेंगे, बच्चे फंस गए। एबीसी 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 एबीसी, क्या चीजें खरीदने के बाद पैसे देने चाहिए? तो सी बेहतर क्यों कह रहे हैं? सी ने तो दे दिए 608 दिनों बाद दे दिए। दिल तो क्या कह रहा था, दिल क्या कह रहा था? ना दें। तो लोगों ने पैसों का क्या करना है? पैसा दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाना, पैसों की नहीं टेंशन लेते। क्या परचेज अनलिमिटेड क्रेडिट पीरियड में होनी चाहिए और सेल हमेशा कैश पे होनी चाहिए? ख्वाहिशात अपनी जगह सर, दुनियावी नुकसानात पहले सुने जो लोग कंपनी सी कह रहे हैं। 608 दिन बेटा अगर आप लगा रहे हैं तो अगर तो ये कोई अच्छा सप्लायर है तो नई परचेज तो भूल जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कोड पहुंच जाए, आप नहीं दे रहे, उस गरीब ने कुछ ना कुछ तो करना है, तो उससे गिला नहीं बनता। और अगर वो पीछे पहुंचवा दे, आगे कुछ लगाओ, तो मेरा ख्याल है गिला करने की जरूरत नहीं। और अगर लोगों को मोबाइल पे ये भी कहे, भाईजान ये मैं तस्वीर भेज रहा हूँ एक आपको, सोशल मीडिया में लगा दी है, इसको अगर कभी चीजें बेची तो मुझे बाद में ना करिएगा, ये भी उसका राइट बनता है अगर हमें मशहूर कर दे वो। ठीक है, बाकी डेफिनेटली वो तो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि रबों को क्या हिसाब देंगे, वो एक अलग बहस है। ये अब जरा रिवाइज करें अपना ये ओपिनियन, बताएं कौन सी कंपनी बेहतर है? दिल तो सही कह रहा है वैसे। अब जो ए पे आए हैं ये भी मासूमियत है। ए क्यों कहा जी आपने? पैसे जल्दी दें लेट दें ये बहस नहीं, पैसे हमेशा, लोगों को पैसे हमेशा टाइम पे देने चाहिए, हमेशा टाइम पे देने चाहिए। अगर 50 दिन एग्रीड हुए हैं तो 49वें दिन भी नहीं और 51 वाले दिन भी नहीं। 50 से ऊपर जाएंगे तो यकीनन रिलेशनशिप खराब होंगे, अच्छी बात नहीं, कमिटमेंट तोड़ेंगे, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन 49वें दिन भी क्यों ना दें, नहीं, नो डिस्टर्बेंस। पहले 50 दिन अपना वो कैश कहीं इन्वेस्ट करें और कोई अदर इनकम अगर कमा सकते हैं कमा लें। हाँ, 50वें दिन क्या करें, कैश निकलवाएं और इससे पहले कि वो खुद आए उसके पास जाकर पकड़ा दो। कब तक यूज करें? जब तक ड्यू डेट नहीं आई। ड्यू डेट नहीं आई आप पैसे अपने इस्तेमाल करें, लेकिन जब ड्यू डेट आ जाए तो टाइम पे जाके पैसे दे दें। हाँ, अगली बात पहले मैं कर लूं, उसके बाद फिर आप लिखेगा। अगर वो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर कर दे तो क्या आप फिर पहले दे दें? अभी भी जज्बाती हो रहे हैं आप, अभी भी रुक जाए, कैलकुलेटर हाथ में पकड़े। नहीं अभी नहीं, वैसे पहले कैलकुलेट करेंगे आप कि जितने दिन में पहले दे रहा हूं उतने दिनों की इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे कितनी होगी और डिस्काउंट मुझे कितनी मिल रही है, इसका कंपैरिजन किससे करें और देन डिसीजन कैसे लें, जो हायर हो उस तरफ जाएं या लोअर हो उस तरफ आए। डिस्काउंट ज्यादा है जल्दी दे दें, ड्यू डेट से पहले दे दें, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादा है तो डिस्काउंट अवेल करने की बजाय इन्वेस्टमेंट इनकम कमाएं और ड्यू डेट पे भाईजान को जाके पैसा पकड़ा दें। बात मेरी समझ आ गई है? पैसे कब देने चाहिए? जब कोई आके दरवाजा खड़खड़ा दे, जब ड्यू डेट आ जाए, तो इससे पहले कि ऐसी बेचारा जहमत करे, जब ड्यू डेट आ ही गई है तो जाके पकड़ा देंगे। हाँ, ड्यू डेट से पहले अगर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहा है तो फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर डिस्काउंट की अमाउंट ज्यादा है तो पहले जाके दे देंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट की कम है और इन्वेस्टमेंट इनकम की अमाउंट ज्यादा है, बात समझ आ रही है, तो देन फिर ड्यू डेट पे दे देंगे। तो पैसे देने का हिसाब हमेशा किसके साथ करेंगे? ड्यू डेट के साथ करेंगे, क्रेडिट पीरियड जो हमने एग्री किया हुआ। लेट मी फिनिश प्लीज, मैं जरा बातें सारी सामने रख दूं।
अब एक सेकंड की जरा लेफ्ट साइड पे है, जो आपने लेफ्ट साइड पे देखा है, टाइम्स में जो आंसर आ रहा है उसको थोड़ा सा जरा पहले फाइनल कर लेना। 9 टाइम 1.6 29 टाइम्स एंड 0.6 टाइम्स आ रहा है। ये हुआ क्या है? 90,000 कॉमन मैंने क्या रखा है? परचेजेस है और बेस में पेबल है। कंपनी 1 की सिचुएशन ये है कि 90,000 की परचेजेस है और 10,000 पे करना रह गया है। इट मींस कितने दे दी है? 80,000 दे दी। कंपनी बी 90 की परचेजेस है, 70 रह गया है, 20 दिया है, कम दिया है, कंपैरेटिवली कम दिया है। और कंपनी सी ने तो बेचारी ने क्या किया, जरा गौर से देखा जरा, 90 परचेज की है तो 1.5 लाख पेबल कैसे हो सकता है? पिछला भी रहता है, पिछला भी रहता है, इस साल को तो छोड़े, 60 पिछला भी रहता है, इसलिए तो गेम 608 दिनों में पहुंची हुई है। टाइम्स में पता चल जाएगा, मैं गौर से देखूंगा, टाइम से पता चल जाएगा कौन सी कंपनी जल्दी दे रही होगी और कौन सी लेट दे रही होगी। टाइम्स में आंसर अगर ज्यादा है तो जल्दी दे रहे होंगे। हिम्मत जो है ना, हिम्मत लेफ्ट साइड देख रहे हैं आप, कंपेयर कर ले, वैसे दोनों तरफ से भी हो सकती बात। अगर टाइम्स में आंसर कम आ रहा है तो फिर हम लेट दे रहे हैं। टाइम्स में अगर 9 है तो क्या कंपैरेटिवली जल्दी दे रहे हैं? और टाइम्स में आंसर अगर पॉइंट्स में गया हुआ है तो हम लेट पे कर रहे हैं। जल्दी दें या लेट दें, ये कोई बहस नहीं, ना जल्दी दें ना लेट दें, ड्यू डेट पे पैसे देने चाहिए, अनलेस अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ज्यादा हो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम की अमाउंट से। मैंने बोला जो है, एक छोटा सा पैराग्राफ भी मैं लिखता हूँ, लेकिन पहले जरा कहीं अगर ये नोट कर लें आप, पॉसिबल है? आप डेफिनेटली इस तरह नोट नहीं कर सकेंगे। ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है ये रेशो नंबर 8 के साथ लिखना है, और जो मैंने डेज बनाए ये रेशो नंबर 9 के साथ आपने नोट करने की कोशिश करनी है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं जी प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गई बात? ना करें सर, तुम कमाल हो गए यार, तुम एट अ टाइम 2 मोहल्ले कवर हो रहे हैं बातों में। ठीक है, अपने दिमाग के साथ टेक लगाई भी, अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है, लेकिन इसका फायदा 2 मोहल्लों में तो ना उठाएं। जब मौका मिले उधर, जब मौका मिला इधर, बल्कि 2 नहीं 3 हो गए, एक अपना भी है, एक पिछला मोहल्ला भी है और अगला भी है, साइमल्टेनियस। यार अगर हमें लोग टाइम पे पैसे ना दे रहे हो, लिखते लिखते सोचें, एक मसला है। अगर लोग हमें पैसे टाइम पे नहीं दे रहे तो क्या हम लोगों को दें पैसे टाइम पे? बस करो यार, क्या खेली जा रहा पंखे से यार, तो एक फैसला करो या खुद आगे लिए, तेज कर दें, हल्का कर दें, दरमियाना कर दें, तकरीबन कर दें, ओके हो गया सर, ध्यान दें गुस्सा यार, हल्का थोड़ा हल्का, थोड़ा सा हल्का ना हो जाएगा, बस ठीक है, गुजारा प्लीज। जी सर जी, मेरा सवाल किसी ने सुना है सर? तो रिपीट करेगा सवाल मेरा क्या है? हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। लोग पैसे टाइम पे नहीं देते, देयरफॉर मैं भी टाइम पे नहीं दूंगा। ये मेरा फैसला कैसा फैसला कहलाएगा? मुझे लग रहा है मेरे और आप जैसी बस 2 ही मछलियां यहाँ हैं।
लेकिन हमने अपने इफेक्ट से लोगों को बचाना है। क्या ये सेंटेंस ठीक है मेरा? यार लोगों के टाइम पे नहीं दे रहे, मैं कैसे दूं यार? असल में ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल के दौर में आप लोग ग्लोबली पूरी दुनिया में जो जो इंफॉर्मेशन है सब रखते हैं मोबाइल पे, जब उंगली जाती है कभी दुनिया किसी कोने में, कभी किसी कोने में, कभी किसी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे पाकिस्तान में हैं जहाँ की 97% से भी ज्यादा आबादी मुसलमान है, तो यहाँ तो ये इशू ही नहीं है। अंडरस्टूड बात है कि मुसलमान को पता है मैंने हिसाब देना, मैं कहाँ ले जाऊंगा, इसलिए यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहस ही नहीं। लोग टाइम पे पैसे देते हैं, लोग टाइम पे ले लेते हैं, ये बहस यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने क्योंकि ग्लोबल किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मेरी बात तो पूरी करना है, इसलिए हो सकता है जिंदगी में किसी ऐसी जगह मुकाम पे पहुंच जाए आप जहाँ लोग ऐसा ना कर रहे हो, तो उस हवाले से थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बात बड़ी अजीब अजीब सी लग रही है, टाइम पे पैसे ना दें, कैसे हो सकता है यार? कमाल है यार, मरना नहीं है। लेकिन यार लोग मेरी तरह के जो है मरना भूल जाते हैं, ऐसे ही बेटा, और क्या है सिंपल। अच्छा ये हो सकता है, जरा एक ठंडे दिल से बस आखिरी सवाल, उसके बाद शायद आपकी तरफ से ही होगा, अगर होगा। ये वैसे हो सकता है कि याद नहीं रहता कि हमने देने? यार देखिए मेरी बात सुन, जब तक कोई याद ना करवाए कि यार पैसे दो पैसे दो, कहाँ याद रहता है यार? क्या ये याद रह जाता है मैंने किस किस के लेने हैं? वैसे ज्यादा टेंशन किसकी होनी चाहिए, जो पैसे देने या लेने हैं? कन्फ्लिक्ट है हमारे जवाबों में। कुछ लोगों को याद आ रहा है कि यार असल में तो वो होना चाहिए, दिल वो कह रहा है, कर कुछ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट आ रहा है। 3 सवाल उठाए सर मैंने। नंबर एक, सवाल नंबर 1 क्या था? क्या ये हो सकता है कि याद ना रहे कि मैंने पैसे देने? क्या ये हो जाता है अक्सर? कभी कभी हो जाता है। क्या ये कभी भी हो जाता है? कभी भी होता है। हमारे अंदर ना सर जी एक जमीर साहब है, वही 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 जो बेचारे जमीर साहब को वो अगर वो जाग रहे हो ना तो रात को सोने नहीं देते, तो इसलिए उन्हें थपकियां देनी पड़ती हैं। बस कर बस कर बस कर, मुझे नहीं लोग देते, मैं कैसे दूं? वो फिर भी कहता है, वो फिर भी कहता है तू देख तेरी बात ये है, तू अगर मर गया कल तू क्या करेगा? हम कहते कोई नहीं, कभी मैं जवान हूँ, अभी मैं 20 साल मेरी उम्र है, रिमेनिंग लाइफ मेरी कम से कम, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 50 ईयर, कैलकुलेशन करवाता हूँ। फिर वो कहते हैं यार इस तरह नहीं चलता, दुनिया में इस तरह गुजारा नहीं होता, आराम से सौदा सौदा सौदा। हम लेकिन फिर थोड़ा सा जगह होता है आहिस्ता, लेकिन उसे थपकियां दे 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 के नहीं सुलाते नहीं सर, वो इतनी थपकियां हैं गरीब पे कि आखिरकार वो तकरीबन हमारा आखिरी दमों पे पहुंच गया। अगर ये जिंदा रहे, जागता रहे, तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि हमें याद ही नहीं किसी के पैसे देने। मैं नहीं समझ रहा ऐसे, हेल्प मी, भूल जाता है, वो अलग इशू है, जो हो रहा है वो अलग इशू है, लेकिन मैं नहीं समझता। ना वो भूलता है ना वो भूलता है। कौन सा? ना रिसीवेबल ना पेबल। लेकिन हमें सिर्फ याद रखने का दिल किसको करता है? लेकिन ये मैं हमें कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप में से कोई ऐसा नहीं है। चलें इस तरह बात खत्म कर लेते हैं। मेरा ख्याल में ये पुरानी जनरेशन है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। क्या आप में से तो किसी का इरादा नहीं है, आपने देखे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के देने ही नहीं है, आपका पूरा इंशाल्लाह इरादा है कि जब भी किसी को देने होंगे टाइम पे दे देने। तो बहस खत्म हो गई है, तब्दीली आ चुकी है। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मुझे भी तौफीक दे, मैं सरवाइव कैसे करूंगा इस माशरे में, इंशाल्लाह मुझे भी बदलना होगा। तो आज से ऑनवर्ड्स फैसला क्या हुआ है, टेंशन किसकी ज्यादा, देने वालों की या लेने वालों की? और किस दिन इंशाल्लाह दे देना है। हाँ इंशाल्लाह जरूर कहना है यार, कमजोर लोग हैं, इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे और रब हमारा जरूर साथ देगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ यार। जी सर, इंटरप्रिटेशन में एक दो बातें मैंने एक्स्ट्रा की हैं, जरा पहले वो पढ़ भी लें और फिर मैंने शायद जो एक दो बोली भी मैं लिख देता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है नहीं प्लीज। रेशियो नंबर 8 की भी जरा इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं। द फाइनल डिसीजन किस रेशियो में हो सर? कहाँ पढ़ रहा हूँ?
फाइनल डिसीजन अबाउट दिस रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ आंसर ऑफ द नेक्स्ट रेशियो, लिखा तो हुआ है, डेज के साथ ही होना चाहिए, लेकिन एक सेंटेंस जरूर अंडरलाइन करना है। हाउएवर इन इफ आंसर इन टाइम्स इज मोर, एक और से पढ़े और सही बताएं, सही लिखा है गलत लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? अगर टाइम में आंसर ज्यादा आ रहा है तो क्या हम जल्दी पैसे दे रहे होंगे? 9 टाइम्स का मतलब क्या था, और 0.6 का मतलब क्या था, लेट दे रहे हैं। तो टाइम से पता चलना जरूर चाहिए कि अगर आंसर टाइम में ज्यादा है तो हम जल्दी दे रहे होंगे, और अगर आंसर टाइम्स में कम है तो हम लेट दे रहे होंगे। रेशो नंबर 9 की इंटरप्रिटेशन फाइनल करें। बता क्या रही है रेशो? पेमेंट से लेके पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स परचेज के बाद कितने दिनों में हो रही है, और फाइनली लिखा हुआ है डेज शुड बी कंपेयर्ड विद द क्रेडिट पीरियड एग्रीड। एक सेंटेंस मैं लिख दूं, फिर आप देख लीजिएगा जगह यही है या थोड़ा सा कहीं अरेंजमेंट अदरवाइज करना। पेमेंट शुड बी मेड ऑन द ड्यू डेट, जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट। पेमेंट शुड बी मेड ऑन ड्यू डेट unless there is a early payment discount, there is an early payment discount. In that case, compare discount with investment income before making the final decision. कर लेंगे डिसीजन? कंपेयर डिस्काउंट विद इन्वेस्टमेंट इनकम, whichever is higher या lower। मेरे ख्याल इतना लिख लेते हैं, बाकी आइडिया हो जाएगा। हायर की तरफ जाएंगे, लोअर की तरफ जाएंगे। अगर डिस्काउंट ज्यादा है तो जल्दी दे दें, और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादा है तो ड्यू डेट पर दें। ये देख लें, आप इर्द गिर्द लिखा जा सकता है। अगर यहाँ लिख लें जहां मैंने लिखा है तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड्स में, सॉरी थोड़ा शॉर्ट फॉन्ट में, सॉरी वर्ड्स पूरे लिखिएगा। Payment should be made on due date unless there is an early payment discount. In that case, compare discount with investment income। ठीक है मतलब, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, ओके। ये साथ जाने दे गुस्सा यार। यस सर, ये याद नहीं रहता कि किसको देने हैं। ऐसे ना बने मेरे साथ रह रह के, जो आप हैं वो सही है, मेरे जैसा कोई कहे मिले और चलता है बेटा चलता है, तो वहीं उसको रोक देना, भाईजान कोई नहीं चलता, मैं मर गया, मैं क्या जवाब दूंगा, वहीं रोक देना उसे। चाहे उसके बाद माई को जो कहे चलता है चलता है। दूसरा कान रब ने क्यों दिया हुआ हमें? जब कोई फजूल बात कान में एक कान से घुसे, दूसरा कान फौरन बाहर निकाल दे। ठीक है सर? अच्छा, वैसे पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है? नहीं पता चलता है यार, पता चल जाता है यार। तो क्या हर बात दूसरे कान से निकाल दें? जैसे एक बात कोई एक कान सेंटर हो, रास्ते में रब ने एक दिमाग भी दिया है, प्रोसेसिंग करें उसकी। अगर दिल मान जाए कि सही है तो दूसरे कान से बाहर निकलने ना दें, और अगर महसूस हो कि ये वही है, धोखा दे रहा है मुझे, तो आराम से, ठीक है हो सकता है आप रोक ना पाए क्योंकि आपका माइक नहीं है, लेकिन दूसरा कान रब ने फिल्टर के लिए दिया हुआ। डन है सर। कितनी रेशोज हो गई हैं यार? रिवाइज हो जाए सर फार्मूला जरा यार, जुबानी फिर एक दो सुना दें जरा मुझे, जल्दी जल्दी ढूंढे प्लीज। 1 से 9 तक आए, पढ़े पढ़े अपने आप को सुनाए, अपने आप को सुनाई जाए।
ये पढ़ लीजिए। मेरे कहने पे सिर्फ 5, 7, 9 उन्होंने 5, 7, 9 इनकी तरह इंटरप्रिटेशन विद फार्मूला देखना जरा दोबारा। 5 की इंटरप्रिटेशन पहले, परचेज से सेल के दिन फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। नंबर 7 सेल से रिसीट तक के दिन एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल इनटू 365। नंबर 9 परचेज से पेमेंट तक के दिन। सफे बहुत ज्यादा है, सफे बेतहाशा है, एंड में डिफरेंस ले लेंगे कितने हैं कितने रहते हैं। रेशियो नंबर 9 परचेज से पेमेंट तक के दिन। ऐसे ही फॉर्मूला मेरी तरफ देकर ट्राई करें। एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय डन है सर, डन है सर। अब ये मैंने जो फॉर्मूला आपसे रिपीट बेटा करवाए इसकी वजह ये है कि जरा रेशियो नंबर 10 ढूंढना है। इसके दरमियान में एक नोट लिखा हुआ है, उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। आप जरा फिलहाल रेशियो नंबर 10 पे आएगा। रेशियो नंबर 10 के 4 नाम लिखे हुए हैं, बिजनेस, ऑपरेटिंग, कैश, वर्किंग कैपिटल, लेकिन सब में साइकिल वर्ड कॉमन है। बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल भी बोला जाता है, कैश साइकिल भी बोला जाता है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोला जाता है। आगे लिखा क्या है उसे जस्ट एक नजर पढ़ने, बाकी हो क्या रहा है वो मैं बताता हूँ। आगे लिखा हुआ इन्वेंट्री डेज को प्लस कर दें डेटर डेज में और माइनस कर दें क्रेडिटर डेज से, तो जो आंसर आएगा वो कहलाता है बिजनेस साइकिल। बात क्या हो रही है उसको समझने के लिए एक सेकंड इंटरप्रिटेशन में आ रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन बेटा ये कि ये जो डेज हैं ये बताएंगे द टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। आराम से जरा रिपीट करें, टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। उर्दू में अगर आ जाए, सप्लायर्स को परचेजेस के अगेंस्ट सप्लायर्स को पैसे देने से लेके सेल्स के अगेंस्ट कस्टमर से पैसे मिलने तक का जो टाइम पीरियड है वो ऑपरेटिंग बिजनेस कैश साइकिल कहलाता है। शॉर्ट वर्ड्स में दोबारा सुने, पेमेंट टू सप्लायर्स के बाद से लेके रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स तक का जो टाइम पीरियड है वो बिजनेस साइकिल कहलाता है। इस बात को ये हो क्या रही है समझने के लिए पेज नंबर एक सेकंड ढूंढे 117, पेज 117 के काइंडली स्टार्ट पे जा दो। क्या हेडिंग लिखी नजर आ रही है? मुसलसल इन्वॉल्व रहना है। बात सिंपल है लेकिन नहीं है, कंसंट्रेशन लैप्स अफोर्डेबल नहीं है। पेज नंबर 117 के स्टार्ट पे आ जाए। क्या हेडिंग लिखी हुई है जी? उसके नीचे 2 सिनेरियोस बने हुए, आपने फर्स्ट सिनेरियो में आ जाना है, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन से शुरू करना है। सिनेरियो का फर्स्ट लाइन, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड ऑन, डेट बता दो 1 जनवरी 15 को क्या के साथ क्या भी हुआ। लग रहा है कैश परचेज हुई है। क्रेडिटर डेज बताएं कितने हैं? अच्छा एक उंगली रख लें जरा, 5, 7, 9, इनकी इंटरप्रिटेशन अगर ज़हन में ना हुई तो ये बात बनेगी नहीं। 5, 7, 9, 9 की इंटरप्रिटेशन अपने वर्ड्स में बताएं। बताता क्या है रेशियो नंबर 9? बताती क्या? परचेज से लेके पेमेंट तक के पेज 117 पे आके बताएं कितने दिन लगे? कोई दिन नहीं लगा। कैश परचेज है, जीरो कह दो, जीरो कह दो सर। पेमेंट पीरियड जीरो है। सब ओके? नेक्स्ट लाइन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 जनवरी 15। ये पॉइंट 1 चल रहा है, तरतीब से चल रहा है। खरीदी कब थी? 1 जनवरी। बिकी कब है?
रेशियो नंबर 5 की इंटरप्रिटेशन ढूंढने जाके। खरीदने से लेके बेचने तक के दिन इन्वेंट्री डेज कहलाते हैं। वापस आए पेज 117 पे। क्या खरीदने के बाद बेचने तक तकरीबन 31 दिन लगे? यार पैसे तो फौरन दे दिए, तो इसका मतलब क्रेडिटर डे 0, लेकिन बेचने में कितने दिन लगा दिए हैं? कब खरीद लिया था, कब जाके बेचा है? तकरीबन 31 दिन जनवरी के लग गए, बेचते बेचते लग गए। तो व्हाट इज 31? इन्वेंट्री डेज क्या होते हैं? इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, प्लीज इन्वॉल्व। परचेज से लेके सेल तक के दिन होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर दिस नेक्स्ट लाइन, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 15 फरवरी 2015। पिछली लाइन में जाएं, बेचा कब था? बेचा कब था? 31 जनवरी को। पैसे कब आए हैं? वापस जाएं, इंटरप्रिटेशन ढूंढे नंबर 7 की। बेचने से लेके पैसे मिलने तक का टाइम पीरियड किस फॉर्मूले में कैलकुलेट होता है? किस फॉर्मूले में कैलकुलेट होता है? डेटर टर्नओवर पीरियड में कैलकुलेट होता है। 117 पेज पे वापस आए। व्हाट इज द what are the number of days of debtors turnover period? 15 कैसे? 31 को बेचा है, 15 को पैसे आ गए। 15 दिन किस चक्कर में लग गए हैं? सेल से लेके रिसीट तक में 15 दिन लग गए। आगे अब जो लिखा वो आपसे बहस नहीं है। इन 3 लाइनों पे हमने जरा फुल फोकस करना है। डन है सर? चीजें कब खरीदी, पैसे कब दे दिए? बोल दें, बोल दें। चीजें कितने अरसे बाद बिकी और बेचने के बाद 15 दिन लग गए रिसीट। अब आपने वापस जाना है रेशियो नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन। ये जो बिजनेस साइकिल वगैरह जो वर्ड्स हैं, ये साइकिल बताती क्या है? टाइम पीरियड बताती है। कब से कब तक का टाइम पीरियड बताती है? पेमेंट टू सप्लायर से लेके रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स तक का टाइम पीरियड बताती है। वापस आए 117। पेमेंट किस दिन हो गई थी सप्लायर को? उसी दिन का नंबर बताना है। 1 जनवरी। 1 जनवरी डेट बतानी। 1 जनवरी को क्या हुआ था? पेमेंट सप्लायर को हो गई थी। रिसीट फ्रॉम कस्टमर किस दिन हुई है? 15 फरवरी। तो ये जो 1 जनवरी 2015 से लेके 15 फरवरी 2015 तक के 1.5 महीने का टाइम है। और 1.5 महीने को अगर डेज में कन्वर्ट करना है, जनवरी में क्योंकि 31 दिन है, तो 31 जमा 15 तकरीबन 46 दिन का जो टाइम पीरियड है, ये 46 दिन का टाइम पीरियड कहलाता है कैश साइकिल, बिजनेस साइकिल, व्हिचएवर इज। कब से कब तक का टाइम पीरियड कैश साइकिल कहला रहा है? पेमेंट टू सप्लायर से लेके रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स तक का जो टाइम पीरियड है, ये बिजनेस साइकिल कहलाता है। तो व्हाट इज द बिजनेस साइकिल ऑफ दिस सिनेरियो 1? 46 डेज। बाकी जो लिखा हुआ मैंने खुद बताना है, आप रिलैक्स होकर सिर्फ डेज की बेस पे एक डिसीजन ले रहे हैं। इसके बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि आपने तो पैसे सप्लायर को दे दिए थे 1 जनवरी पे, और अब आपके वही पैसे कस्टमर से रिसीव हो रहे हैं जाके। वही पैसे, चीजें आई, उनमें को प्रॉफिट जमा किया, उन्हें बेचा, फिर पैसे आए, तो कैश गया 1 जनवरी को और दोबारा रिकवर हुआ 15 फरवरी को। 46 दिन इस साइकिल को लग गए कैश के वापस आने तक। कैश गया, वापस आया, इस चक्कर को लगते लगते 46 दिन लग गए। क्या ये डेज ज्यादा होने चाहिए या कम? जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपको इन दिनों का एक्स्ट्रा कैश बैंक से लोन के तौर पे लेना होगा अपने खर्चों के लिए। जनवरी का महीना एंड हो गया जी, फॉर एग्जांपल, पैसे भी आपको नहीं मिले, बिल कैसे देंगे जनवरी का? एम्प्लॉइज की सैलरी मंथली, अपने पैसों के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा। अगर ये 100 दिन लग गए फॉर एग्जांपल, तो 3 महीने बीच में आएंगे जिनमें अपने खर्चों के लिए पैसे
नहीं होंगे। क्या बिजनेस साइकिल ज्यादा दिनों की होनी चाहिए या कम से कम दिनों की होनी चाहिए? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? भाई अपने आए, अपनी जेब में भी रखें और उन्हीं पैसों से अपने खर्चे भी बिजनेस के कंप्लीट किए जाए, वरना लोन्स की तरफ जाना पड़ेगा, खुदा ना खासा फिर इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो डेफिनेटली अच्छा भी नहीं लगेगा। जाने से तो बिजनेस साइकिल लंबे अरसे की या कम से कम होनी चाहिए। अपने वर्ड्स में मेरी तरफ जरा देख के बताना है आपने कि बिजनेस साइकिल कहते किसे हैं? सप्लायर को पेमेंट करने की डेट से लेके कस्टमर से पैसे आने तक का जो टाइम पीरियड है, ये बिजनेस साइकिल। अगर तो बेटा डेट्स क्वेश्चन में दी है उसने कि किस दिन क्या हुआ है, किस दिन क्या हुआ है, किस दिन क्या हुआ है, फिर तो हमें किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। आपने पहली 3 लाइनों में डेट्स देखी हैं, 1 जनवरी को पैसे चले गए हैं और 15 फरवरी को पैसे आ गए हैं, तो सिंपली कैलकुलेट कर लें, 46 डेज बनते हैं। यहाँ तक डन है प्लीज? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डेट्स ना भी हो तो क्या आपको फार्मूले आते हैं इन्वेंटरी डेज के? क्या इन्वेंटरी डेज के फार्मूले से भी नंबर ऑफ डे पता चल जाता है? लेकिन क्या इन्वेंटरी डेज के फार्मूले में कोई डेट की जरूरत पड़ती है? नो नो, वापस जाए फार्मूला नंबर 5 में। अगर डेट्स ना भी मिले, सिंपली एवरेज इन्वेंटरी मिल जाए, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाए, तो 365 से मल्टीप्लाई करके डेज हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह डेटर डेज, क्रेडिटर डेज में भी डेट्स ना भी हो, अमाउंट्स मिल जाए, तो हम डेज कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स से अगर डेट्स हो तो फिर किसी फार्मूले को बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर डेट्स ना दे और डेटा दे दे तो हम इन्वेंटरी डेज, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज को सामने रख के क्या बिजनेस साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे, जरा मेरे से सुने वापस, हम पेज 117 पे हम फर्स्ट एग्जांपल ही कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मेरे वर्ड्स जरा रैंडम होंगे ताकि आप खुद भी सोचने की पोजीशन में आ सकें। दोबारा गौर से देखें, बताएं इन्वेंटरी डेज के कितने दिन हैं? तकरीबन 31 या कम 31। इन्वेंटरी डेज पूछा मैंने यार, इन्वेंटरी डेज क्या होते हैं यार? वही तो होते हैं, वही तो होते हैं जो 31 थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे। इन्वेंटरी डेज कितने हैं? 31। डेटर डेज कितने हैं? 15। क्रेडिटर डेज कितने हैं? 0। तो कैलकुलेटर पे अगर लिखें 31 प्लस 15 माइनस 0, तो क्या 46 आंसर आ सकता है? डेट्स होंगी तभी आंसर आएगा। डेट्स ना भी हो, डाटा मिल जाए, तो हम इन्वेंटरी, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज को निकाल के किसको प्लस करके किसको माइनस करके, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, इन्वेंटरी और डेटर्स को प्लस क्यों? दोनों एसेट्स हैं शायद, इन्वेंटरी डेटर्स एसेट्स हैं और क्रेडिटर्स लायबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस की बजाय एक माइनस का साइन था फार्मूले में। लेकिन फार्मूले को फाइनल करने से पहले एक और सिनेरियो जरा देखें, पेज 117 पे ही एक दूसरा सिनेरियो बना हुआ है। ये किसी को पता चला कि मैंने 46 दिन डेट्स के बगैर कैसे गिने? कैसे? इन्वेंटरी डेज 31 थे, डेटर डेज 15 थे, दोनों में प्लस का साइन दबाया और क्रेडिट डेज तो थे ही 0, तो 46 आंसर आ सकता है। सिनेरियो 2 सर। गुड्स परचेज्ड ऑन सर, ये अगर कमाए फिर मजा आता। पेमेंट फॉर गुड्स ऑन, क्रेडिटेड डेज बताएं। 20 डन है सर, ज्यादती कर रहे हैं साथ वाले के साथ, कर तो काफी देर से रहे हैं, अब वो इंटरेस्टेड भी नहीं था, हालांकि आपने कोशिश भी ज्यादा ही जज्बाती होकर की है, लेकिन पता नहीं गेम कहाँ थी, मैं शायद राइट टाइम पे मुखल नहीं हो सकी। परचेज मेड ऑन, पेमेंट ऑन, 20 दिन किस चक्कर में लग गए हैं? पैसे देने में, क्रेडिट डेज आ गए। गुड्स सोल्ड ऑन, फुल कंसंट्रेट, इन्वेंटरी डेज बताएं। 11 दिन और 20 और 31। इन्वेंटरी डेज किसे कहते हैं? परचेज से सेल, पेमेंट से सेल नहीं। तो परचेज कब हुई, सेल कब हुई? इन्वेंटरी डेज 31 डेज प्लीज, ओके 31 डेज। सेल के बाद रिसीट किस दिन हुई?
15 फरवरी, ऐसे ही हुआ। डेटर डेज कितने हैं? 15। कंसिडरेट प्लीज। इन्वेंटरी डेज 31, डेटर डेज 15 और क्रेडिट डेज 20 हैं। अभी फार्मूला रहने दें, 20 हैं। दोबारा जाए पेज नंबर, रेशो नंबर 10 ढूंढे। इंटरप्रिटेशन प्लीज बोले, अंग्रेजी में नहीं, अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में। वापिस आए, फॉरगेट अबाउट द फार्मूला। पेमेंट किस दिन हुई है? 20। सप्लायर को पेमेंट हुई है 20। कस्टमर से पैसे कब आए? 15। 11 हो गए फरवरी के दिन, और 11 हो गए जनवरी के दिन, और 15 हो गए फरवरी के दिन। टोटल हो गए 26 विदाउट एनी कैलकुलेशन। डेट्स अवेलेबल हैं। पेमेंट हुई है 20 को, 20 जनवरी को। रिसीट हो रही है 15 फरवरी को। 26 दिन बिजनेस साइकिल के हैं। डन है सर। लेकिन क्या यही 26, 26 ऑल्टरनेटिवली फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है? इन्वेंटरी डेज कैलकुलेटर पे लिखे 31। किधर गया कैलकुलेटर, किधर गया? बैग में ही है, आज निकाला ही नहीं है। 31 क्या बोला मैंने? डेटर डेज बताएं। 15 प्लस हुए, माइनस क्या हुआ? 20। कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया? अगर डेट्स हो तो किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, लुक एट द डेट्स ओनली। लेकिन अगर डेट्स ना हो तो फार्मूला हेल्प करेगा, और उस केस में हम इन्वेंट्री और डेटर डेज को प्लस करके क्रेडिटर डेज माइनस करके भी बिजनेस साइकिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ मेरी बात समझ आई है सर? क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है अगर फार्मूला बनाना हो? ये कैसे बना 26 यार? ये तो ज्यादा बनता है। 31 जमा 15 जमा 20। क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है? एनी कंफ्यूजन सर? वापिस जाएं, फार्मूला नंबर 10 के जितने नाम है वो भी बोल रहे हैं। फार्मूला भी सुनाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये नया कोई फार्मूला डेवलप नहीं हुआ, जो 3 फार्मूले थे उन्हीं को शायद यूज करके हमने बिजनेस साइकिल की बहस की है, तो ये बात ठीक है सर? हाँ, प्लस माइनस शायद हमें नया देखना पड़ा। अदरवाइज अगर आपको इन्वेंटरी डेज का फार्मूला आता हो, डेटर डेज का आता हो, और क्रेडिटर डेज का फार्मूला आता हो, तो डेट्स ना भी हो तो आप इवन देन बिजनेस साइकिल निकाल सकते हैं। बात प्लीज पूरी समझ आ गई? अब एनी कंफ्यूजन? आप भी देख लें, मैं भी 1 मिनट रुक रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल देखनी है दोबारा देख लें, पेज 117 पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन हो? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, कोई है? रिवाइज करने का मतलब साथ वाले से? जी सर, रेशियो नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन तक ओके सर? इसके नीचे एक नोट पढ़े जरा, रेशियो नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन के नीचे एक नोट। अभी तक ये जो हमने डेज वाले फॉर्मूले बनाए, इसमें 365 मल्टीप्लाई हो रहा है। 365 बड़ा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे। कितने दिनों में चीजें बिक रही हैं, कितने दिनों में पैसे मिल रहे हैं, कितने दिनों में पेमेंट हो रही है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े, क्वेश्चन में एग्जामिनर कहे कि आप बताएं कितने हफ्तों में पैसे मिल रहे हैं, कितने हफ्तों में चीजें बिक रही हैं, कितने हफ्तों में पैसे दिए जा रहे हैं, तो जहां फार्मूले में 365 है वहां 52 हो जाएगा। एक हफ्ते, एक महीने में वैसे कितने हफ्ते होते हैं? सम टाइम, लेकिन 5 भी वैसे हो जाते हैं। 31 का अगर महीना हो सर जी, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सर? 7। कैलकुलेटर पकड़े, जरब एक महीने में 4 किए आपने,
तो जरा 4 करें, कितने दिन हो गए? तो 4 तो होते ही हैं, लेकिन 3 बच रहे हैं। अगला फिर 31 का अगर हो गया, 3 उधर भी आ जाने। तो समटाइम्स, अच्छा ये जरूरी नहीं है जो हम 52 कह रहे हैं, नीचे वैसे नोट पढ़े जरा एक में। इफ आंसर इज टू बी टेकन इन वीक्स देन इंस्टेड ऑफ 365 टेक 52। ये समझ आ रहा है हो क्या रहा है? किसकी जगह क्या लेना है? असल में अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो समटाइम्स डेज भी 366 हो जाते हैं, लीप ईयर अगर हो फरवरी में 29 हो जाते हैं, लेकिन ऑन एवरेज नॉर्मल सिचुएशन में 365 डेज है, और वीक्स भी हम 52 ले लेंगे। कैसे 52 बन रहा है, जरा कैलकुलेटर पकड़े। एक हफ्ते में कितने, सॉरी एक महीने में कितने, तो जरा 12 करें। ये भी 48 बन रहे हैं, ये भी 48 बन रहे हैं, लेकिन 4 समटाइम्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ये समझ आ रही है मैं क्या करी जा रहा हूँ? 48 लेने हैं, 52 लेने हैं। हर महीने में कितने दिन होते हैं? किसी में 30 भी हैं, 31 भी हैं, 28 भी हैं। ऑन एवरेज अगर लेना हो तो 30 लेते हैं हम, लेकिन समटाइम्स प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर डेज लेने तो कितने लिखने हैं आपने? 365। वीक्स में करना हो और अगर मंथ्स में कह दे तो फिर 12 होता है। फार्मूला बदल रहा है, ये सिर्फ 365 की जगह चेंज आएगा। बाय डिफॉल्ट आप 365 जेन में रख लें, लेकिन अगर कोई इंडिकेशन होगी तो हम मंथ्स में भी और वीक्स में भी वर्किंग कर सकते हैं। जी जी, इन्वेंट्री में क्या लिया बेटा? ना करिए यार। इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला नंबर 5 देखें जरा, देख तो सही यार, खुद देख के बता दें। परचेज लिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल ली हुई है। इस कॉन्फिडेंस से ये क्या बात हो रही है? ठीक है, क्या वही लिया हुआ जो लेना चाहिए था? और सर जी वही लिया है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। कितने फार्मूले हो गए सर? सारे सिर्फ 10 हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी कितने और हैं? नहीं 10 नहीं और हैं, नंबरिंग के मुताबिक 8 को हैं, लेकिन शुरू करेंगे तो एंड होगा यार। फार्मूला नंबर 11 ढूंढने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मेन कैटेगरीज पढ़ ली हैं। नंबर 1 कौन सी कैटेगरी है? नंबर 2 कौन सी थी यार? नंबर 3 में आ जाए सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पेज नंबर कौन सा जी हमारे पास? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बेटा पहली जो है ये थोड़ी सी समझने वाली ज्यादा है, बाकी इंशाल्लाह सारी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली भी बिल्कुल इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। नंबर 11 का नाम पढ़ेंगे, टोटल एसेट टर्नओवर स्लैश नेट एसेट टर्नओवर, ब्रैकेट एक और है, यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स। डेफिनेटली एक से ज्यादा नाम है, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, याद करने की कोशिश करेंगे, नाम याद रखने पड़ते हैं। फॉर्मूले की तरफ है, नेट सेल लिखा हुआ, कंसंट्रेट प्लीज। अच्छा यहाँ क्रेडिट सेल और कैश सेल नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ नेट कौन सी सेल? टोटल सेल, टोटल वर्ड लगा लो। टोटल से मुराद कैश है, क्रेडिट, और नेट से मुराद अगर कोई सेल रिटर्न है तो माइनस होगी। नेट सेल, सेल लेस रिटर्न, लेकिन क्रेडिट और कैश अब दोनों कंसिडर हो रही है। बेस में क्या लिखा हुआ? एवरेज लिखा हुआ है, AVG एवरेज है। आगे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड। जरा फुल ही कंसंट्रेट करना पड़ना है आपको, जरा मेरे साथ जरा गौर से एक बात सुनो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में लाया जरा। नहीं आई नहीं आई नहीं आई, बनाई नहीं। सेल नजर आ रही है, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं प्लीज, सही वाली। नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी पे जरा आया। इक्विटी वर्ड सुना है कभी आपने? इक्विटी के बेटा बहुत से हेड्स होते हैं, मसलन शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह 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 वगैरह। लेकिन इक्विटी के जो पैसे होते हैं ये ओनर्स के पैसे होते हैं। ये वर्ड सही है मेरा? ओनर्स का बिजनेस में हिस्सा,
इक्विटी में रिफ्लेक्ट हो रहा होता। तो अगर ओनर्स मीन शेयर होल्डर्स के पैसे और बैंकों के पैसे जमा कर लिए रहे, आउटसाइडर्स के पैसे जमा कर लिए रहे, किसमें क्या जमा कर लिए रहे? इन अदर वर्ड्स, अगर अपने लॉन्ग टर्म पैसे, शॉर्ट टर्म नहीं, इक्विटी अपने लॉन्ग टर्म, और लोगों के आउटसाइडर्स के बैंकों के लॉन्ग टर्म पैसे जमा कर लिए रहे। लॉन्ग टर्म लोन वर्ड कभी सुना आपने? क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन? ये अपने पैसे होते हैं या आउटसाइडर्स के हैं? इक्विटी अपने पैसे हैं और लोन्स आउटसाइडर्स के हैं, लेकिन हम जरा लॉन्ग टर्म बहस कर रहे हैं। तो अगर अपनी इक्विटी के बैलेंस को टोटल लोन, लॉन्ग टर्म लोन से प्लस कर लिया जाए, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन कर लिया जाए, तो देन जो फिगर कैलकुलेट होकर सामने आएगी उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड एक टर्म है। कैपिटल एम्प्लॉयड का वैसे क्या मीनिंग होगा? एम्प्लॉयड वो कैपिटल जो बिजनेस में लगाया गया है, उसमें अपना हिस्सा भी हो सकता है और लोगों से लिया हुआ हिस्सा भी हो सकता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ये छोटा सा एक फॉर्मूला भी डिटेल में मैंने डिस्कस करना है नेक्स्ट रेशियोज में जाके, लेकिन मेरे ख्याल है यहाँ वर्ड आ गया है, इसी के इर्द गिर्द लिखने की कोशिश करा जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं और काइंडली जरा बोल दें जरा, किस में क्या जमा कर लें तो क्या आ जाता है? बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है टोटल वो आ जाता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लगा हुआ है वो सामने आ जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन? नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ऐसा जो लोन जो 1 साल से बाद वाले अरसे में 1 साल बाद वापस करना होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स भी होते हैं, लेकिन फोकस हमारा जरा लॉन्ग टर्म पैसों पे, वो पैसे जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होने। एक वर्ड साथ एवरेज लगा हुआ है, जहां जहां एवरेज वर्ड होगा उसका क्या मीनिंग है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढेंगे प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और अगर ओपनिंग ना हुआ क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज समझ के लिख लेंगे। ये बात आप याद रखें जहां जहां एवरेज आएगा। अब ये बता क्या रहा है, ये फॉर्मूला है क्या? किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? लगाया क्या और अर्न क्या किया? लगाया क्या और कमाया क्या, या अर्न क्या किया? कह लें कितना लगाया और उसके बदले सेल कितनी हुई, ये कंपेयर करने की कोशिश हो रही है। क्या ज्यादा लगा के कम सेल, या कम लगा के ज्यादा 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 ज्यादा, मौला सांस ना टूटे, ज्यादा सेल? ज्यादा लगा के कम सेल, या थोड़ा सा लगा के ज्यादा ज्यादा सेल? कंपैरिजन काइंडली करें। सपोज 2 कंपनीज हैं, कंसंट्रेट आप प्लीज कर रहे हैं। सपोज कंपनी ए की सेल है 500 मिलियन नेट सेल, और कैपिटल एम्प्लॉयड था 1000 मिलियन। आंसर बताएं काइंडली, प्लीज आंसर यार, आंसर। अच्छा बिल्कुल सिंपल है, ये सारा आपने इंटरप्रेट करवाना, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला ठीक है, जरा नया वर्ड्स नए हैं, लेकिन इशू कोई नहीं है। क्या चीज किसका कितने परसेंट कितने टाइम्स है? सॉरी, net sales are 0.5 times of capital employed। नहीं इस वक्त तक तो ये लग रहा है बेटा, लेकिन शायद इस वक्त ये कहना चाहिए कि हर 1 रुपया जो लगाया है, ये फिर 1 रुपया आ गया, 1 रुपया कहां से आया? डिवाइड बाय 1। हर 1 रुपया जो लगाया उसके बदले 0.5 सेल हुई है, आधी सेल हुई है। लेकिन शायद ये सही हुआ या गलत हुआ है, पिछले साल से कंपेयर होना चाहिए और किसी और कंपनी के साथ कंपेयर होना चाहिए। यकीनन मजा तो नहीं आया, लेकिन बेटा ये भी शायद कहना कि एक ही साल में जो लगाया है उससे ही ज्यादा रिकवर हो जाए तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन शायद इट टेक्स टाइम। लगाया आपने एक दफा लॉन्ग टर्म, इंशाल्लाह सेल होती रहेगी है। इस साल बहरहाल जितना लगाया था उसके मुकाबले में आधा कमाया, ये ठीक है, आधा कमाया। क्या चीज किसका कितने टाइम से? बोल रहे हैं।
सेल्स आर 0.5 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हर 1 रुपए के बदले हमने 0.5 सेल कमाई है। बी में आते हैं, सपोज एक और कंपनी है, इस तरह फिगर्स बदल देते हैं। सपोज 20 मिलियन अगेंस्ट सपोज 10 मिलियन। चलो आंसर बताएंगे। 2 टाइम्स, क्या चीज किसका 2 टाइम्स? नेट सेल्स आर 2 टाइम्स ऑफ। इस कंपनी ने क्या किया, हर 1 रुपए के मुकाबले में 2 रुपए कमाए। हायर द बेटर, लोअर द बेटर। पढ़े, 1 मिनट इंटरप्रिटेशन बता। ये बता क्या रहा है, पहले ये लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम सेल्स आर इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 दफा बोलना। और हाउ मेनी टाइम, कंपनी ए में ये सेंटेंस कैसे बोले, हाउ मच टाइम सेल्स आर 0.5 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी बी में कैसे बोले, हायर द बेटर, लोअर द बेटर। हायर द रेशियो द बेटर इट इज। लिखा भी आपके पास हुआ है, फिगर्स भी काइंडली नोट करना पड़ा। और ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है जरा बोल के लिख लीजिएगा जी। ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इनकम की, सेल की बात हो, सेल की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। सेल की, प्रॉफिट की बात भी होने लगी है सर। इसमें सेल की बात हुई है, क्या ये भी देखना चाहिए जो लगाया उसके बदले प्रॉफिट या लॉस कितना कमाया, वो भी बात हो रही है। ये भी जो सेल में कह रहा हूं, इसमें से खर्चे लेस हो गए, अभी नहीं हुए, लेकिन प्रॉफिट से भी कंपैरिजन होना चाहिए, वो भी आ रहा है इंशाल्लाह। आ रहा आ रहा आ रहा। बस करो यार, बस कर दो यार, क्यों दानियाल को तंग करते हो इतना है। दानियाल तो बेचारा सेंट्रलाइज हुआ है, फंसा हुआ है डेबिट क्रेडिट साइड पे, दोस्तों के साथ फंसा हुआ है। पढ़ने घर से आया था, एक भाई डेबिट साइड पे, एक क्रेडिट साइड पे, सबका रुख, दोनों का रुख उस गरीब की तरफ है। दोनों भाइयों का अगर आधा आधा किया जाए तो 2 दानियाल निकलेंगे, और दोनों ने इकट्ठा हमला किया हुआ। एक दानियाल मासूम सा नौजवान, और इर्द गिर्द जो हजार बैठे हुए दानियाल के मुकाबले में 4 हैं। दानियाल का मुकाबला मुसलसल डेबिट क्रेडिट साइड पे नौजवानों के साथ। जीत दानियाल रहा है मुझे लग रहा है। दानियाल पढ़ना चाह रहा है मुसलसल, कभी उधर से पंगा आता है, उधर से पंगा आता है। वो अपनी रेशो बताते, रेशो नंबर 741, उधर से 1000वीं आ जाती। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ओके है सर जी, ओके है सर। अगर यही करना है जो आप कर रहे हैं तो आगे चलते हैं सर, मैं तो इसलिए रुका, हम लिख रहे हैं, हमने तो लिख लिया था, बता देना था नहीं यार। जी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फार्मूला, तीनों बोले। टोटल नेट एसेट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट्स से क्या मुराद है, करंट एसेट्स, नॉन करंट, कंबाइंड टोटल एसेट्स। दी हायर द बेटर, लोअर द बेटर। देन बेटा उसके बाद जो रेशियो नंबर 12, 13, 14 और 15 है, इसको समझने के लिए मैं आपके साथ सामने कुछ फिगर्स लिखने लगा हूं। मेरा नहीं ख्याल जो मैं लिख रहा हूं इसकी कोई जरूरत है, ये बात बिल्कुल सिंपल है। किन 4 रेशियोज को डिस्कस करने के लिए मैं डाटा आपके सामने लिख रहा हूं। नाम बोले, नाम नाम। अब जरा 5 मिनट्स काइंडली बात मेरी मुसलसल गौर से सुनो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जरा जहन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सपोज 1000 मिलियन सेल्स है, बोलते रहे नेक्स्ट हेडिंग। सपोज 650 मिलियन है। अब डेफिनेटली उसकी कैलकुलेशन होती है, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करके आपके सामने लिख दी। 350 कैलकुलेटर पकड़ लो जरा, आसान से भी कहते हैं, जरा सॉल्व कर दो। 350 का नाम बताएं। अदर इनकम सपोज 50 है। अभी ठहर जाए, नहीं वो मेरा ख्याल टोटल तो यहाँ नहीं करते ना, वो तो भी नीचे करेंगे जाके। देन अगली हेडिंग बताएं।
एडमिन सेलिंग नहीं, ऑपरेटिंग मेरा ख्याल वर्ड पुराना हो गया हुआ, मेरे से ज्यादा आप बेहतर समझते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एक्सपेंसेस, ऐसे ही लिखते रहे होंगे मेरा ख्याल। सपोज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 80 है, एडमिन एक्सपेंसेस सपोज 70 है। आगे क्या होता है? फाइनेंशियल चार्जेस सपोज 40 है। बस करो बेटा, क्या हो गया यार, कैलकुलेटर जरा पकड़े। 40 से पहले मैं रुका हूं जरा, नहीं 40 से पहले रुका हूं। अगर फाइनेंशियल चार्जेस से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो जरा फिगर बताएं। तो 50 ठीक है, 350 प्लस 50 400 माइनस 70 माइनस 80 350। किस जगह रुक के मैंने एक टोटल किया, किस जगह रुक के सारी टोटल की बजाय करना चाहिए प्रॉफिट निकाला मैंने। इधर ये जहां वर्किंग हमने की है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन रेशियोज में जरूरत पड़ती है और आगे जाके भी हमें जरूरत पड़नी है। तो ये जो प्रॉफिट आता है किस जगह पे, किस जगह पे, किस जगह पे? फाइनेंशियल चार्जेस को लेस करने से पहले उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन करना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन रेशियोज की वर्किंग करते हुए इसका पता होना चाहिए। किस जगह रुक के अगर प्रॉफिट निकालें तो उसे क्या कहते हैं। और अब अगर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से 40 माइनस कर दें तो आंसर जो आएगा आपका 210, वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन थोड़े से और बड़े हो चुके हैं आप, अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो फिर वो प्रॉफिट कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आ जाएगा थोड़ा सा में। और देन सपोज टैक्स 50 है, देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 160। मैंने सिर्फ एक नई कैलकुलेशन की है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, बाकी आई होप कि मैंने कोई नई चीज आपके सामने डिस्कस नहीं की। टैक्स की बात वैसे हो चुकी है, कुछ आता है ज़हन में? टैक्स एक्सपेंस की एंट्री बताएं। पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पे करेंगे तो पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ये आप कुछ पूछ सकते जी। वो पता नहीं अब आपने पीआरसी में कैसे पढ़ा हुआ, कैसे पढ़ा हुआ जी? मेरा ख्याल है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी नहीं लिखा कभी, अदर इनकम नीचे लिखते रहे सारे। ओपिनियन ले लेते हैं, मेरा ख्याल है जी ग्रॉस प्रॉफिट के फौरन बाद अदर इनकम में कोई सपोर्टिव है मेरा ख्याल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसे ऐड होना ऊपर नीचे हो जाता है। पता नहीं अब नॉर्मल आपने काम कैसे पढ़ा। पीआरसी वैसे पढ़े हुए मैंने भी इतना अच्छा नहीं हुआ मैं। नहीं प्रेजेंटेशन ही ऊपर नीचे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने वर्ड सुना हुआ, किसे कहा था? फाइनेंशियल चार्जेस से पहले नहीं, आपने मेरा ख्याल है अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड सुना भी होगा तो आपने नेट प्रॉफिट को कहा होगा, या फाइनेंशियल चार्जेस से पहले कहा है? ये कहाँ सुना हुआ आपने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट में, पीआरसी में? नहीं जरा जनरली ओपिनियन दे दे। मेरा ख्याल में तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पहले वर्ड शायद नहीं पता। आप मैक्सिमम यही कहना चाह रहे हैं कि ये 30 नीचे हो जाए, फाइनेंशियल चार्जेस ऊपर। ठीक है चलो, लेकिन वैसे नॉर्म मेरा ख्याल है फाइनेंशियल चार्जेस से ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और अगर अदर इनकम ऊपर नीचे करेंगे तब भी मेरी बात यही है कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट जो फाइनेंशियल चार्जेस से पहले है। और ठीक है अगर उसके बाद अदर इनकम है तो जस्ट प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो रही है, इसके अलावा तो इतराज नहीं होना। एडीएस ने ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप हेल्प कर दे, बस इसी से ही है ना, या फाइनेंशियल चार्जेस से पहले या ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। मैं एक बार एक नजर देख लेता हूँ कि आपने, आपकी बुक में कैसे प्रेजेंटेशन है। मेरे जो लेटेस्ट दिन में आ रही थी वो मैंने कर दी। वैसे जो मैंने किया ये भी किसी ने सुना हो या नहीं? चले बारे इसको फिर डिस्कस कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। आज ये जो इस वक्त मेन बहस करनी है वो क्या है? पर छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हम लिख रहे हैं क्या? ये कोई लिखने वाली चीज नहीं थी यार। हम रेशो नंबर, प्लीज नंबर, नंबर 12, 13, 14, 15 फाइनल करने चाहते हैं, लेकिन बुक से पढ़ने की बजाय बोर्ड पे देख के।
मैंने बेटा जानबूझ के जो फिगर्स आपके सामने लिखी हैं वो मैंने फिगर्स जरा ऐसी लिखी हैं कि विदाउट एनी कैलकुलेटर भी हम परसेंटेज सोच सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके बाद का मेरा हरगिज मतलब नहीं है कि आप कैलकुलेटर यूज ना करें। अगर आप यूज करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इस पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को सेल्स की बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। मसलन पहली कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर जरूर यूज करें। ग्रॉस प्रॉफिट को ढूंढे कितना है प्लीज, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 350। नीचे वाला या ऊपर वाला? ग्रॉस प्रॉफिट वही वाला जो है, वो नीचे वाला है या ऊपर वाला? 350 है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1000 सेल्स करें जरा, इनटू 100 भी करना है परसेंटेज में निकालने के लिए। जब भी मैं डिवीजन करवाऊं इनटू 100 करना है परसेंटेज बनाने के लिए। क्या चीज किसका कितने परसेंट आया है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 35% ऑफ सेल। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज सेल्स के साथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बन गया ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। डन है सर? क्या हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज भी सेल के मुकाबले में निकाल सकते हैं? कैलकुलेट करें कैसे? 650 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, आंसर आया 65%। क्या चीज किसके मुकाबले में कितने परसेंट है? कॉस्ट ऑफ सेल इज। अब बाकी जरा फिगर्स मेरे से सुने, गौर से सुनिएगा। अदर इनकम को अगर सेल्स के साथ एंड सो ऑन अगर करना सबको सेल्स के साथ, तो अदर इनकम इज 5% ऑफ सेल्स। वो तो 50 लिखा हुआ है। कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें। 50 डिवाइड बाय ऊपर 1000 भी तो लिखा हुआ है। अदर इनकम इज 5% of sale. Selling and distribution are 8% of sale. Admin expenses are 7% of sale. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरा कैलकुलेटर पे करें। ठीक है जस्ट कैलकुलेशन एक आध कर भी लेता है। ये बेस किसका रखा जा रहा है? बेस मींस डिवाइड किसे किया जा रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 250 डिवाइड बाय सेल्स 1000 इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल। आगे करनी ट्राई करें। फाइनेंशियल चार्जेस आर 4% ऑफ सेल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 21% ऑफ सेल। टैक्सेस लिखा क्या हुआ, बोली क्या जा रहे हैं, एक एक जीरो छोड़ी जा रहे हैं, परसेंटेज बार बार। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 16% ऑफ सेल। तो पूरी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो है इसमें एक्सपेंसेस भी और प्रॉफिट भी सेल्स की बेस पे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। आए रिलैक्स होकर जरा फॉर्मूला नंबर 12 देख के बोले क्या लिखा हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब नेट सेल से यहाँ क्या मीनिंग है? सेल लेस सेल रिटर्न्स, और सेल अगर है तो टोटल सेल की बात हो रही है। फॉर्मूला नंबर 13 पे आए, वहां क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? पहले ब्रैकेट में पढ़े नीचे, मैंने तो कुछ और बताया था, वहां कुछ और लिखा हुआ है, दुखा हुआ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? ब्रैकेट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मुसलसल देखें सर। मैंने जो वर्किंग की है आपके सामने, मैंने आपसे कहा था फाइनेंशियल चार्जेस से पहले करना है। अगर तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट गिवन हो तो 250 ढूंढ लेंगे, किधर ढूंढा करेंगे, किधर ढूंढा करेंगे? फाइनेंशियल चार्जेस से पहले। लेकिन बेटा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो और टैक्स और इंटरेस्ट मिल जाए, क्या बोला मैंने पहले, क्या बोला? 160 मिल गया और 50 और 40 मिल गया है। क्या और क्या मिल गया, क्या और क्या मिल गया? कि अगर 160 मिल जाए तो इतना बड़ा जंप लगाने से पहले आप ये बता सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाए तो बिफोर टैक्स आ सकता है? कैसे कैसे कैसे? बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स तक आते आते 50 माइनस हुआ हुआ है। 160 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसे कहते हैं?
जिसमें से टैक्स लेस हो गया हो। बिफोर टैक्स किसे कहते हैं? तो 160 से बिफोर टैक्स बनाया जा सकता है। कैसे कैसे? अब माइनस होना है, माइनस यार, ब्रैकेट लगी हुई है। बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स आते हुए माइनस हो रहा है, रिवर्स जाते हुए ऐड करके कितना आंसर आ रहा है? क्या वही आ जाएगा सर? अब ये 210 का नाम क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 210 में 40 ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। तो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐसे भी बोला जा सकता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोला जा सकता है प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस? आफ्टर ऑल ही नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसे कहेंगे? टैक्स से पहले। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किसे कहेंगे? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन हो यूज कर लेंगे, निकालना पड़ जाए तो किस में क्या क्या जमा करके फाइंड आउट कर लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट ऐड बैक करके वापस चले जाएंगे। बात क्लियर हो जाएगी सर? अब पढ़े जरा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ आगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर आपने निकालनी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अच्छा, ये प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेजेस के आंसर ज्यादा होने चाहिए कम? क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए? लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा होने के लिए क्या एक्सपेंसेस रेशियोज कम होनी चाहिए? क्या एक्सपेंसेस ज्यादा परसेंटेज ऑफ सेल कम होने चाहिए ज्यादा? लेकिन प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेल, प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब एक्सपेंसेस कम होंगे। तो अब रेशियो नंबर 14 फाइनल करेंगे। यहाँ लिखे हुए एक्सपेंस रेशियो, 3 फॉर्मूले बने हुए, मैंने शायद 3-4 और भी बना दिए थे। कौन से बने हुए यहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय सेल, एडमन डिवाइड बाय सेल, सेलिंग डिवाइड बाय सेल, कॉमन लिखा हुआ एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल। अगर टैक्स का कंपैरिजन सेल से करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर फाइनेंशियल चार्जेस का करना हो तो एक्सपेंसेस रेशियो, लेकिन ढूंढने जरा इंटरप्रिटेशन में, हायर द बेटर लोअर द बेटर? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हायर द बेटर एंड एक्सपेंसेस रेशियो शुड बी लोअर द बेटर। रेशियो नंबर 15 का नाम बोले, फार्मूला मेरी तरफ देख के बनाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। जी मैं कुछ समझा सका हूं सर? अब देख लें, अगर ये डाटा लिखना है तो आप लिख लें। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हाईलाइट करना है कि ये किस जगह की बहस हो रही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है? रहने दे सर, तस्वीरें सर, जाने दे, गुस्सा सर खुदा के लिए सर। मोबाइलों और पढ़ाई का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है सर, ये कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ मोबाइल, कहाँ बेचारी पढ़ाई। इनको कंपेटेबल ना बनाए सर, इनको एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहने दें। हाथ से लिख लेते हैं अगर दिल मान रहा तो, वरना मोबाइल पर रहने दें। मोबाइल की वैसे की मेमोरी भर ना जाए। और भी बड़ा कुछ लेक्चर्स वगैरह रखे होते हैं आपने। सेल लिखने के बाद घड़ी देखनी है, कॉस्ट ऑफ सेल हेडिंग लिखने के फौरन बाद दोबारा देखनी है, और ये सिलसिला मुसलसल रिपीट होना चाहिए, चाहे गर्दन में दर्द हो जाए, लेकिन ये एक्सरसाइज रिपीट करना कंपलसरी है। हालांकि वही टाइम है जो मोबाइल पे नजर आ रहा है। शायद कुछ नसीब हो गए हो, क्लास की घड़ी का टाइम जल्दी गुजर गया हो। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है?
ये बड़ा, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160 है और टैक्स 50 है तो ऐड करके वापस जा सकते हैं। तो उस 10 से वापस आते नीचे आते हुए तो हमने लेस किया हुआ, लेकिन अगर रिवर्स करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर 210 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाना हो तो 210 प्लस 40 रिवर्स से आ रहे हैं ना। ओके प्लीज। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पता लेकिन आफ्टर टैक्स और टैक्स पता चल जाए तो ऐड बैक करके वापस चले जाएंगे। ये अगर नोट कर लेंगे तो करनी बताइएगा तो। ये सर, ये नोटेड है सर। फार्मूला नंबर 16 में आ जाए, टाइम है अभी। फार्मूला नंबर 16 में ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे। फार्मूला नंबर 16 बस कर दें प्लीज। रिटर्न ऑन एसेट्स। अच्छा, यहां से ऑनवर्ड, अब 16 से ऑनवर्ड्स 18 तक जो रेशियोज जा रही हैं, 16, 17, 18, इन सब में जरा कॉमन वर्ड ढूंढना है। रिटर्न, रिटर्न एंड रिटर्न। ये बेटा रिटर्न यहाँ प्रॉफिट के एंगल से है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने अगर कहीं शेयर्स खरीदे हैं तो अब आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि उन शेयर्स पे अगर आपने 1 लाख लगाया तो इस लाख के बदले मुझे क्या मिला, रिटर्न। तो यहाँ रिटर्न मींस प्रॉफिट के एंगल से बहस हो रही है। तो सबसे पहले किस पे रिटर्न? एसेट्स पे। फिर नंबर 17 कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। और आखिर में लिखा हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स कैपिटल, कुछ इस तरह से वर्ड लिखे हुए। मेरी तरफ देख के बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म लोन खत्म कर दिए जाए तो वो इक्विटी ही रह जाएगी। इन अदर वर्ड्स इक्विटी में अगर लॉन्ग टर्म लोन्स जमा कर लिए जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, एंड सो ऑन। रिटर्न रिटर्न रिटर्न। आए 16 फाइनल करें। फॉर्मूला पढ़ें, शायद सिंपल है। रिटर्न ऑन एसेट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अपने यहां से लिखे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स हो रहा है। टोटल एसेट्स से मुराद, बल्कि इस तरह करें, इधर ये जो फॉर्मूला था ना नंबर 16, इसका नाम, इसमें भी रिटर्न ऑन के बाद टोटल अपने हाथ से वर्ड ऐड करना है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, बेस में क्या लिया जा रहा है? एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज से मुराद वही है ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करके परसेंटेज में आंसर आ रहा है। यानी ठीक है, ठीक है सर। सोच के बताएं, ये रेशियो नंबर 16 का आंसर पॉइंट परसेंटेज में ज्यादा होना चाहिए कम? ज्यादा एसेट्स कम प्रॉफिट, या थोड़े एसेट और बहुत ज्यादा प्रॉफिट? हायर द बेटर हो जाएगा ये। लेकिन एक सेकंड इंटरप्रिटेशन पढ़े। टोटल इन एसेट्स में क्या क्या शामिल है? अच्छा, एक सेंटेंस इसका हाईलाइट करें अगला। हाउएवर समटाइम्स एग्जामिनर क्या कहता है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स अगर पूछ ले तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स क्या फॉर्मूला बनाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स। और अगर वो सिर्फ पूछ ले रिटर्न ऑन करंट एसेट्स तो फार्मूला ये एसेट्स वाला याद रख लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली की जरूरत पड़े तो नॉन करंट एसेट्स भी और करंट एसेट्स दोनों हो सकते हैं। हायर द बेटर, लोअर द बेटर? वाई हायर द बेटर? बिजनेस कर ही प्रॉफिट के लिए यार, ज्यादा प्रॉफिट अच्छा। रेशियो नंबर 16 तक सर जी आप रिवाइज कर रहे हैं, पेज नंबर नहीं बताया आप लोगों ने। 115
115 कल से रिलेटेड कंफ्यूजन? बिजनेस साइकिल की इंटरप्रिटेशन ढूंढ के पढ़ के बताएं। परचेजेस के अगेंस्ट सप्लायर्स को पैसे देने से लेके सेल्स के अगेंस्ट कस्टमर से पैसे मिलने तक के दिनों को बिजनेस साइकिल कहते हैं। कब से कब तक के दिन? क्या किसी फॉर्मूले से ये दिन कैलकुलेट भी हो जाते हैं? कौन से? इन्वेंटरी डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज अगर कर दिए जाए तो हमारा बिजनेस साइकिल के डेज कैलकुलेट हो जाएंगे। हायर द डेज द बेटर इट इज, या लोअर द डेज द बेटर इट इज? व्हाई? जितनी लेट कस्टमर से पैसे आएंगे उतने दिन फिर हमें अपने खर्चों के लिए उधार की तरफ जाना पड़ सकता है। चीजें बेचें, पैसे आए, ताकि अपने खर्चे साथ साथ चलाए जा सकें। जी, एनी कंफ्यूजन अप टू 16? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं यार? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किस से पहले जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। टैक्स और इंटरेस्ट से पहले जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। अगर तो मिल जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, यूज कर लेंगे, ना मिले रिवर्स जा सकता है। किस में क्या क्या ऐड करेंगे? अगर टैक्स भी है इंटरेस्ट भी है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट ऐड बैक करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आ सकता है। अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ही है, तो प्रॉफिट में सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करके पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस ऐड बैक करके वापस जाना होगा। एनी कंफ्यूजन? चैनल रेशियो नंबर 17 जी, साथ नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर, रेशियो नंबर 17, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरी तरफ देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड ट्राई करें क्या होता है। तीसरे कॉलम में जाए इस रेशियो के, और जो आपने बोला है वो जरा बी पार्ट पढ़ के टिक लगाएं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। मिल गया किस कॉलम में? किस कॉलम में? थर्ड कॉलम भी बनेगा आपका उस 13 के सामने, और बी आपने लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। दोबारा जरा मेरी तरफ देखें, इक्विटी के अंदर क्या क्या जहन में आता है? वही आ रहा है ना जहन में, वही बताया आपने। लेकिन अगर उस समय जो आपने बताया लॉन्ग टर्म लोन्स जमा कर दिए जाए तो फिर जो फिगर टोटल हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऐसे लोन्स जिनको विद इन नेक्स्ट 12 मंथ आफ्टर 12 मंथ्स हमने पे करना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट से नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर लोन वापस होना है वो तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद अगर किसी लोन में सेटल होना तो वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन अब बेटा सेकंड बॉक्स में है जहां नाम लिखा था उसके नीचे लॉन्ग टर्म लोन्स पे थोड़ी सी बहस आज फर्दर होनी है। लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म डेट। पहले तो एक सिंपली डेट लोन के लिए समटाइम वर्ड होता है, लॉन्ग टर्म लोन वर्ड बोला जाए, लॉन्ग टर्म डेट्स वर्ड बोला जाए, ये कर्जों के लिए वर्ड होता है डेट
लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म कर्जे, लॉन्ग टर्म लोन। डन है सर? अब एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन्स को डिफरेंट नेम्स में समटाइम्स एक्सप्रेस करता है। तो नीचे जो हम पढ़ने लगे हैं वो क्या है कि लॉन्ग टर्म लोन्स किस किस नाम से आपके सवाल में हो सकते हैं। इनमें कुछ बातें आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता है, तो जो पता है वो भी ज़हन में रखें और जो नहीं पता है वो भी मेरे से गौर से सुननी है। किस बॉक्स में हूं मैं? सेकंड 17 नंबर रेशो में हूं। दूसरे बॉक्स में जहां नाम लिखा हुआ था उसके नीचे अब किसको हम एक्सप्लेन करने लगे हैं? टीएफसी एक वर्ड लिखा हुआ है, टीएफसी स्टैंड्स फॉर है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, बहुत ज्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना है, ये कुछ लीगल डेफिनेशन है, हमें बस सिंपली जहां डिटेल में जाना बताऊंगा, लेकिन जहां डिटेल में मैं ना जाऊं वहां सिर्फ नाम याद रखना। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट टीएफसी एक एब्रिविएशन है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स के लिए। इसकी लॉ में कुछ डेफिनेशन अगर आपके सिलेबस में होगी तो ठीक है, अदरवाइज अकाउंटिंग में अगर ये टीएफसी का भी वर्ड आ जाए तो आपके ज़हन में बस क्या आना चाहिए कि ये एक लॉन्ग टर्म लोन है। मैंने उसी टीएफसी को एब्रिविएशन को एक्सप्लेन कर दिया। लॉन्ग टर्म लोन का नाम, लॉन्ग टर्म लोन एक किस नाम से हो सकता है? टीएफसी के नाम से। तो इसकी फर्दर किसी डिटेल की जरूरत नहीं। प्लस जो आगे लिखा है डिबेंचर्स, ये आपको पता है। बोरिंग कॉस्ट में जाए, बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में जाए, बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में जाके क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर कुछ एंट्रीज ढूंढ के पेज नंबर बताएं। 59 सर, 59 स्टार्ट ऑफ द पेज पे शायद हमने पहली दफा शेयर्स को कंपेयर करके कोई डिबेंचर वर्ड सुना था। जरा एक नजर देख के अपने वर्ड्स में बताएं डिबेंचर का मतलब क्या। ये लोन है, लोन है, लोन है, लोन है। और वहीं कहीं देखिए ढूंढे, आपने लिखा भी होगा, ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन का एक नाम, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है ये। शायद थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर कोई जनरल पब्लिक को इनवाइट करके लोन ले लिया जाए तो फिर वो शेयर्स की जगह वर्ड, लोन अगर वर्ड है तो एक डिबेंचर वर्ड होता है। लेकिन फॉर ऑल अकाउंटिंग पर्पसेस डिबेंचर्स अगर इशू किए हैं तो ढूंढ के पहले एंट्री बताएं पेज 59। ये डिबेंचर इशू किए का मतलब क्या है? पैसे हमने लिए हैं या हमने दिए हैं? हमने लिए हैं, इसलिए लाइबिलिटी है। क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट डिबेंचर पेएबल एज अ लाइबिलिटी और जनरली नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे ये एंट्री एक बनती है। यहाँ तक डन है सर? तो डिबेंचर्स अगर इशू हुए हैं तो ये भी नॉन करंट लाइबिलिटीज का हिस्सा है, ये भी नॉन करंट लोन एक होगा। वापस आ जाए पेज नंबर 115। आगे लिखा हुआ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ और उससे आगे कंप्लीट करा जरा। डिबेंचर्स के लिए समटाइम वर्ड बॉन्ड भी है और लोन स्टॉक भी डिबेंचर्स का ही ऑपोजिट नेम है। लीगल डेफिनेशन की डिफरेंस है, लेकिन अकाउंटिंग में बॉन्ड्स वर्ड यूज हो जाए, लोन स्टॉक वर्ड यूज हो जाए, डिबेंचर वर्ड यूज हो जाए, ये सब लॉन्ग टर्म लोन्स के ही ऑल्टरनेट नेम्स है। और साथ एक टीएफसी भी है। ये अगर वर्ड्स आ जाए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, तो इन वर्ड्स को जहन में रखना है ये किस लिए यूज होते हैं। बीच में जो आ गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्योंकि एक लंबी बहस आपके सिलेबस में, तो इनको जरा हमने डिटेल में डिस्कस